नमस्कार दोस्तों, एग्जाम बंधु एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। और हम बात कर रहे थे राजस्थान करंट अफेयर की। और राजस्थान करंट अफेयर के अंतर्गत हमने 4 माह के करंट पहले पढ़ लिए हैं और मई माह जो है हम इस वीडियो के अंदर पढ़ने वाले हैं। हमने जनवरी से आपके अप्रैल तक पढ़ लिया है और ये हम पढ़ रहे हैं वो हमारी जो राजस्थान करंट अफेयर की बुक्स है उसका अध्ययन कर रहे हैं। यदि वो बुक्स अगर अभी तक आपने प्रिंट नहीं करवाई है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम और ऐप की लिंक है। ऐप से जाकर के आप वो पीडीएफ डाउनलोड करके प्रिंट करवा लें और वो पुस्तक है जो आप सामने रख लें और यहाँ से मेरे साथ साथ में याद करते हुए उसको चले ताकि आपको जल्दी से चीज़ें याद हो जाए भाई। ठीक है, तो राजस्थान करंट अफेयर की हम बात कर रहे हैं और इस क्लास के अंदर हम मई 2025 पढ़ने वाले हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल हम पढ़ चुके हैं और हमारी एमसीक्यूज जो सीरीज चल रही है, एमसीक्यूज सीरीज के अंदर हमारा जुलाई करंट अफेयर है वो कौन सा है, एक बाकी है, बाकी सारा हमने कर लिया है। यहाँ पर जो है हमारी पहली न्यूज है राजस्थान विधानसभा समितियां 2025-26। राजस्थान विधानसभा की जो ये समितियां हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एग्जाम के अंदर यहाँ से प्रश्न है वो जरूर पूछा जाता है और आने वाले एग्जाम के अंदर जो है जरूर पूछा जाएगा। यहाँ से अभी आरपीएससी के अंदर, आरपीएससी जो एनालिस्ट वाला पेपर है उसमें भी यहाँ से प्रश्न है वो पूछा गया था। तो विधानसभा अध्यक्ष कौन है, आपके वासुदेव देवनानी है। इनका गठन अप्रैल माह के अंदर हुआ था और कार्यकाल इन समितियों का कितना रहता है, 1 वर्ष रहता है भाई। हर साल ये आपकी गठन होती है। आपके सभापति अनुसार विधानसभा की जो समितियां हैं यानी यानी प्रत्येक समिति के अध्यक्ष या सभापति कौन कौन है वो आपको याद रखने। 2 तरीके से प्रश्न आएगा, या तो सीधा पूछेगा जनलेखा समिति के अध्यक्ष कौन है, या फिर ऐसे पूछेगा कि इनको मिलान के अंदर देंगे, एक तरफ समितियां एक तरफ अध्यक्ष होंगे और आपको मिलान करना होगा। 2 तरीके से प्रश्न आएंगे यहाँ पर। तो देखो जनलेखा समिति है, इनके अध्यक्ष कौन है, आपके विपक्ष के नेता जो है टीकाराम जूली है, जनलेखा समिति के अध्यक्ष है। प्राक्कलन समिति के प्राक्कलन समिति अर्जुन लाल जीनगर है। प्राक्कलन समिति खे आपके कौन है, बाबू सिंह राठौड़ है। तो टीकाराम जूली जनलेखा समिति, प्राक्कलन समिति के अर्जुन लाल जीनगर, प्राक्कलन समिति खे बाबू सिंह राठौड़। याद रखनी है आपको सारी चीजें। उसके बाद में राजकीय उपक्रम समिति आता है कालीचरण सराफ और ये आपका आया था आरपीएससी जो एनालिस्ट वाला पेपर है, आरपीएससी जो एनालिस्ट वाला पेपर है, एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, उस पेपर के अंदर ये चीजें पूछी गई थी भाई। ठीक है, तो एनालिस्ट कम प्रोग्रामर पेपर है उसके अंदर यहाँ से प्रश्न पूछा गया था, राजकीय उपक्रम समिति कालीचरण सराफ। उसके बाद में आता है आपका नियम समिति वासुदेव देवनानी का और एक और है आपके सामान्य प्रयोजन समिति, वो भी किसका है, आपकी विधानसभा अध्यक्ष जो वासुदेव देवनानी है इनका है। यानी इनके 2 है, इनकी 2 समितियों के अध्यक्ष इनको बनाया है या इन्होंने खुद ने अपने पास में रखी है। एक तो नियम समिति की बात करें और एक सामान्य प्रयोजन समिति। नियम जो है आपकी कौन बनाता है, विधानसभा अध्यक्ष वगैरह बनाते हैं, तो ये इस हिसाब से याद कर लो। नियम समिति विधानसभा अध्यक्ष और सामान्य प्रयोजन समिति, सामान्य प्रयोजन समिति यदि बात करें तो वो किसके पास में है, वासुदेव देवनानी के पास में। प्रश्न एवं संदर्भ समिति जो है आपके संदीप शर्मा है। याचिका एवं सदाचार समिति, याचिका एवं सदाचार समिति कैलाश चंद्र वर्मा है। महिलाएं और बालकों के कल्याण हेतु श्री कल्पना देवी है। ये महिला है तो वैसे याद रह जाएगा कि महिलाओं एवं कल्याण के लिए जो समिति बनाई इनके सभापति अध्यक्ष किसको बनाई, श्रीमती कल्पना देवी को। पिछड़े वर्ग के कल्याण समिति कौन है, आपके नरेंद्र बुडानिया भाई। ठीक है, नरेंद्र बुडानिया है। ये थोड़ी आपकी मिस्टेक्स है तो उसको आप क्या है नोट्स के अंदर भी ठीक कर लें। नरेंद्र बुडानिया है, नरेंद्र बुडानिया जो कौन है आपके पिछड़े वर्ग के कल्याण समिति के अध्यक्ष कौन है, आपके नरेंद्र बुडानिया है। तो इन्हें आप ठीक कर लें कि नरेंद्र बुडानिया इसका सही आंसर हो जाएगा। और ये कैसाराम चौधरी है, ये आपके जो विशेषाधिकार वाली समिति है उनके हैं, तो ये हम आगे देख लेंगे। विशेषाधिकार वाली जो समिति है उनके अध्यक्ष कौन है, कैसाराम चौधरी है। पिछड़े वर्ग का आपको याद रखना है नरेंद्र बुडानिया, ये आपको यहाँ पर करेक्शन करना है। और अनुसूचित जाति कल्याण समिति की बात करें तो डॉक्टर विश्वनाथ मेघवाल है। यानी हमने पढ़ा प्राक्कलन समिति के अर्जुन लाल जीनगर, प्राक्कलन समिति खे बाबूलाल राठौड़, जनलेखा समिति हमने पढ़ा था आपके टीकाराम जूली, राजकीय उपक्रम समिति हमने पढ़ा कालीचरण सराफ, नियम समिति हमने पढ़ा वासुदेव देवनानी, प्रश्न एवं संदर्भ समिति हमने संदीप शर्मा पढ़ी, सामान्य प्रयोजन समिति हमने वासुदेव देवनानी पढ़ी, याचिका एवं सदाचार समिति कैलाश चंद्र वर्मा, महिला एवं बालकों के कल्याण के लिए श्री कल्पना देवी और पिछड़े वर्ग के कल्याण के लिए नरेंद्र बुडानिया और अनुसूचित जाति कल्याण के लिए बात करें तो विश्वनाथ मेघवाल और अनुसूचित जनजाति की यदि बात करें तो फूल सिंह मीणा, अनुसूचित जनजाति की बात करें तो फूल सिंह मीणा, गृह स्थानीय निकाय और पंचायती राज की बात करें तो जितेंद्र कुमार गोठवाल और पुस्तकालय एवं सरकारी आश्वासन समिति की बात करें तो हरीश सिंह रावत, विशेषाधिकार एवं अधीनस्थ समिति की बात करें तो यहाँ पर आपके कैसाराम चौधरी ये जो है आपके उल्टे हो गए। ठीक है, ये आप ध्यान रखना। कैसाराम चौधरी आपके कौन है, विशेषाधिकार एवं अधीनस्थ विधान समिति है। और अल्पसंख्यक पर्यावरण कल्याण समिति कौन है, डॉक्टर दयाराम परमार है। इनको भी आपको ध्यान में रखना है। तो अल्पसंख्यक कौन हो गए, दयाराम हो गए, विशेषाधिकार कैसाराम चौधरी हो गया और पिछड़े वर्ग आपके नरेंद्र बुडानिया हो गए और
पुस्तकालय एवं सरकारी आश्वासन की हरीश सिंह रावत जी हो गए। गृह स्थानीय निकाय एवं पंचायती जो समिति है उनके आपके कौन हो गए, जितेंद्र कुमार गोठवाल हो गए। और आपके एसटी के कल्याण समिति के फूल सिंह मीणा हो गए। और एससी के आपके विश्वनाथ मेघवाल है। एससी के कौन है, एससी के कौन है, विश्वनाथ मेघवाल है। तो ये आप सभी ध्यान में रखें, विश्वनाथ मेघवाल है एससी के हैं, और एसटी के कौन है, फूल सिंह मीणा है। तो ये सारी चीजें याद रखें। यहाँ पर भी याद रखें आप, ये महिलाओं का कल्पना देवी सामान्य प्रयोजन याचिका याद रखें कैलाश चंद्र वर्मा और प्रसन्न, ये दो इंपॉर्टेंट है, याद रख लें। एक तो प्रसन्न एवं संदर्भ समिति है और एक याचिका सदाचार समिति है, ये इंपॉर्टेंट है दोनों। 6 और 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना, संदीप शर्मा और कैलाश चंद्र वर्मा। यहाँ से प्रश्न पूछे जाने की सबसे ज्यादा संभावना है। उसके बाद में अगला देखो, ओरण भूमि का वन के रूप में वर्गीकरण। जो ओरण भूमि है राजस्थान के अंदर, उन सभी को वन के रूप में वर्गीकरण करने का है, जो इन्होंने आपके एक कमेटी बनाई थी और ये प्रक्रिया आपके आरंभ कर दी गई। राजस्थान सरकार ने ओरण भूमि के वन के रूप में वर्गीकृत करने की प्रक्रिया शुरू की है। ये भूमि अब वन्य जीव संरक्षण 1972 के तहत सामुदायिक रिजर्व घोषित की जाएगी। यानी आपके वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 है, उसके तहत सामुदायिक रिजर्व घोषित की जाएगी। किस भूमि को, ओरण भूमि को। ओरण किसे कहते हैं, तो राजस्थान के पवित्र वन क्षेत्र जो ग्राम समुदाय द्वारा धार्मिक आस्था से संरक्षित है। आप सभी को पता है ओरण जो है आपके आसपास में होते हैं। इनका स्थानीय नाम देवरा, मालवन, देवराई, रखतबणी, देवघाट, मंदिर वन बाग, ये सभी इनके स्थानीय नाम भी होते हैं। तो आप सभी को पता है ओरण किसको बोलते हैं। उसके बाद में कितना क्षेत्रफल है, लगभग 25,000 ओरण, लगभग 25,000 ओरण है। उनको आपके क्या सामुदायिक रिजर्व घोषित किया जाएगा इस 1972 के अधिनियम के तहत। 6 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है ओरण। यानी लगभग ओरण क्षेत्र कितने में फैला हुआ है, राजस्थान के अंदर 6 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है। और कितने ओरण है, लगभग 25,000 ओरण है। जैव विविधता, खेजड़ी, हिरण, काले हिरण और नीलगाय, इन जो आपके ओरण है, इन ओरण में ये बहुतायत रूप में पाए जाते हैं। खेजड़ी, हिरण, काले हिरण, नीलगाय, ये प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। यानी ये जैव विविधता का गांव के अंदर क्या केंद्र है। तो ये थोड़ा ध्यान रखें, इनको सामुदायिक रिजर्व घोषित किया जाएगा ओरण भूमि को। उसके बाद में यहाँ पर जो है सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिए थे 18 दिसंबर 2024 को। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को विस्तृत मानचित्रण और वर्गीकरण करने हेतु इनके निर्देश दिए थे। सीईसी की जो आपकी सिफारिश थी 2005 की सिफारिशों को लागू करने का सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप 2005 की इस कमेटी की सिफारिश है उसको लागू करें। राजस्थान वन नीति 2023 ओरण को सामान्य सामुदायिक भूमि माना गया था, जिससे कानूनी सुरक्षा है वो नहीं मिलती। यानी राजस्थान वन नीति 2023 के अंदर ओरण को सामान्य सामुदायिक भूमि माना गया, जिससे कानूनी सुरक्षा है वो नहीं मिलती है। समिति का गठन किया गया, इसकी जितेंद्र राय गोयल, ये याद रखें कि ओरण भूमि के लिए जो समिति बनाई थी आपके जनवरी 2025 में समिति बनाई थी जितेंद्र राय गोयल की, उस समिति के अध्यक्ष कौन थे, ये याद रखना है कि ओरण भूमि के लिए जो समिति बनाई थी जितेंद्र राय गोयल की। तो ये याद रखें, ये सब दिया इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जनवरी 2025 में सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी मिल गई थी अप्रैल 2025 के अंदर। समिति के सदस्य थे केंद्रीय उप महानिरीक्षक वन, सेटलमेंट कमिश्नर जयपुर, पूर्व IFS MR बलोच और संयोजक थे मुख्य वन संरक्षक जयपुर। आपको यहाँ पर 2-3 बातें याद रखनी है। एक तो आपके जो राजस्थान वन नीति 2023 है उसके अंदर ओरण को किस श्रेणी में शामिल किया गया, तो सामान्य सामुदायिक भूमि है वो माना गया था। और उसके बाद में इस समिति के अध्यक्ष कौन थे, जितेंद्र राय गोयल थे। तो ये 2 चीजें आपको इंपॉर्टेंट है, ये याद रखें। के बाद में देखो राजस्थान का पहला स्टील बर्तन बैंक, ठीक है। बर्तन बैंक आपने पढ़े होंगे, 12 में भी पढ़ा होगा, सिरोही में भी पढ़ा होगा और कोटा में भी पढ़ा होगा। तो राजस्थान का पहला स्टील बर्तन बैंक कहाँ है, कोटा के अंदर है। खैराबाद पंचायत समिति, रामगंज मंडी, कोटा। मई 2025 में प्रारंभ हुआ था। प्लास्टिक मुक्त आयोजन और पर्यावरण संरक्षण इसका उद्देश्य है। 900 बर्तन सेट है वो इसके तहत दिए जाएंगे। 1 प्लेट, 3 कटोरी, 1 चम्मच, 1 गिलास, इस तरीके से जो 900 सेट है वो आपके इनका सेट है। 1 प्लेट, 1 कटोरी, 1 चम्मच, 1 गिलास। उसके बाद में वितरण योजना, प्रथम चरण में 1000 ग्राम पंचायतों में 1 लाख रुपए के बर्तन है वो वितरित किए जाएंगे। ये याद रख लें कि इस योजना के तहत प्रथम चरण के अंदर 1000 ग्राम पंचायत में 1 लाख रुपए के बर्तन वितरित किए जाएंगे। इसका संचालन कौन करेगी, तो संचालन आपके राजीविका के सहायता से, राजीविका के जो स्वयं सहायता समूह हैं उनके द्वारा इसका संचालन किया जाएगा। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ये 2 पॉइंट आपको याद रखें, बर्तन शेड भी याद रखें, ये सारा पॉइंट याद रखें। खैराबाद पंचायत समिति, रामगंज मंडी, कोटा, राजस्थान का पहला स्टील बर्तन बैंक। उसके बाद में 12 में भी खुला और आपके सिरोही में भी खुला, ठीक है। सिरोही तो शायद मई में ही खुला था, इसी के अंदर हम पढ़ेंगे, और 12 में भी ये खुला हुआ है। उसके बाद में देखो बालोतरा,
बालोतरा नगर सुधार न्यास यूआईटी, यानी बालोतरा में अब क्या है, किसका गठन हुआ है, यूआईटी का गठन हुआ है, क्योंकि बालोतरा बाड़मेर से अलग होकर के एक नया जिला बन गया है। और राज्य सरकार ने 2025-26 का जो बजट है उसमें घोषणा की थी कि बालोतरा के अंदर आपके यूआईटी लाया जाएगा या उसकी गठन किया जाएगा। तो राज्य बजट 2025-26 में घोषणा की थी। राजस्थान नगर सुधार अधिनियम 1959 के तहत आपके यूआईटी का प्रावधान किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर दो तरीके से यहाँ से प्रश्न आएगा कि हाल ही में किस जिले के अंदर यूआईटी का गठन किया गया था, तो वो बालोतरा है, इजी याद रख लोगे। फिर दूसरा प्रश्न आएगा कि यूआईटी का गठन बालोतरा के अंदर किया गया था, ये किस अधिनियम के तहत किया गया था, तो ये याद रखिए राजस्थान नगर सुधार अधिनियम 1959 का जो अधिनियम है ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखे भाई, ठीक है। बालोतरा आपको याद रह जाएगा, ये आपको याद रखना है। और नया जिला बनने के बाद में यूआईटी का गठन यहाँ पर किया गया था, तो 1959 है अधिनियम नगर सुधार का, ये याद रखें। गीता सामोता कौन थे भाई, ये आपके एवरेस्ट विजेता है, यानी 19 मई 2025 को माउंट एवरेस्ट पर आपके तिरंगा फहराने वाली सीआईएसएफ की पहली महिला अधिकारी, सीआईएसएफ की माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी आपके, तो वो बनी है आपके गीता सामोता। अन्य पर्वतारोहण माउंट संतोपत एवं माउंट लोबुचे है, यहाँ पर भी आप गए थे। महाद्वीपीय चोटियां कोसियुस को, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है कोसियुस को, तो वहां पर भी गई है। एल्ब्रुज चोटी है रूस की, किलिमंजारो तंजानिया या केनिया की सीमा पर, एंकांगुआ अर्जेंटीना, इन सभी चोटियों पर भी ये आपके क्या है चढ़ चुके हैं। और एवरेस्ट विजेता, इन्होंने हाल ही में एवरेस्ट फतेह की है, तो ये याद रखना है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपके सीआईएसएफ की पहली महिला अधिकारी है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। प्रश्न तो ऐसे आएगा कि हाल ही में माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराने वाली सीआईएसएफ की पहली महिला अधिकारी कौन बनी, तो वो गीता सामोता। सीधा सीधा यही आपके उपलब्धि वाला एक प्रश्न आएगा, और आपके आंसर क्या होने वाला है, आंसर होने वाला है आपके गीता सामोता, ठीक है। आंसर होने वाला है आपके गीता सामोता, ऐसे आप याद रख लें कि गीता सामोता इसका क्या है आंसर होने वाला है। समान क्या है, दिल्ली महिला आयोग का अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पुरस्कार 2023 से इनको मिला है, यानी दिल्ली महिला आयोग का अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो पुरस्कार मिलता है 2023, वो हाल ही में किनको मिला है, गीता सामोता का मिला है। तो ये दो चीज याद रख लें, मेन तो यही है कि सीआईएसएफ की पहली महिला ये अधिकारी है गीता सामोता, हाल ही में इनको दिल्ली महिला आयोग का पुरस्कार भी मिला है। उसके बाद में देखो कोटा ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा, ये पूछ लिया आरपीएससी ने, अभी आरपीएससी एनालिस्ट वाले पेपर के अंदर इन्होंने पूछ लिया था कोटा ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा, ठीक है। ये मैंने आपको एमसीक्यूज करवा रखा था हूबहू कि दो आपके केंद्रीय उड्डयन जो नागरिक मंत्री है राम मोहन नायडू किंजरापू, उन्होंने दो आपके हवाई अड्डों के लिए, दो ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों के लिए भारत के अंदर मंजूरी दी थी। एक तो कोटा वाला था और एक पुरी वाला था, पुरी ओडिशा वाला था। ये दो हवाई अड्डों की इन्होंने मंजूरी दी थी, और यह प्रश्न आरपीएससी ने पूछ लिया था। तो कोटा का अंदर 5 मई केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू, और उद्देश्य यात्रा सुविधा, रोजगार, निवेश, पर्यटन वृद्धि हो जाएगी। लगभग लाभ है कोटा बूंदी बारा जलाबाड़ हाड़ौती को, और योजना उड़ान योजना के अंतर्गत इसकी जो है आपको इसको स्वीकृति दी गई थी, उड़ान योजना के अंतर्गत। तो दो याद रखें, एक तो पुरी और एक कोटा, हाल ही में स्वीकृति मिली है, ये आ गया है, आपको याद रहेगा, वैसे भी नहीं भूलोगे। संसद रत्न पुरस्कार है, राजस्थान के 2 सांसद को ये दिया गया था, एक आपके लोकसभा संसद है और एक राज्यसभा संसद है। राज्यसभा संसद कौन है, मदन राठौड़ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, और एक पीपी चौधरी पाली सांसद है। इन 2 सांसदों को आपके संसद रत्न पुरस्कार मिला है। पीपी चौधरी को पूर्व में 2015 और 2016 में भी ये पुरस्कार मिल चुका है, और इस बार वापस 2025 में वापस मिल गया है। यानी पीपी चौधरी को 2015, 16 और 25 3 बार ये पुरस्कार मिल चुका है। और ये संस्था कौन सी है जो ये पुरस्कार देती है, प्राइम पॉइंट फाउंडेशन है ये संस्था है, ये पुरस्कार देती है। तो ये भी ध्यान रखें, एक मदन राठौड़ और एक पीपी चौधरी, दो नाम याद रखें। 15, 16 और 25 में इस बार तीसरी बार इनको ये पुरस्कार मिल गया है। राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला कब आयोजन हुआ, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। 9 से 18 मई 2025 कहाँ हुआ, जवाहर कला केंद्र जयपुर। राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछा जाएगा। और यहाँ पर कमेटी भी गठन हुई थी, यहाँ पर कुछ पुरस्कार भी दिए गए थे, पहले, दूसरे, तीसरे नंबर पर कौन है, रैंकिंग भी जारी की गई थी। जो भी है सारी चीजें याद रखनी है। राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला 9 से 18 मई 2025 जवाहर कला केंद्र जयपुर। आयोजक संस्था कौन थी, तो राजस्थान सहकारिता विभाग वे राज्य सहकारिता उपभोक्ता संघ है, वो इसके आयोजक थे। मुख्य आकर्षण यह था कि श्री अन्न या मिलेट से बने उत्पाद हैं यहाँ पर दर्शाए गए थे, दिखाए गए थे, इनका प्रदर्शन किया गया था। उद्देश्य क्या था, शुद्ध
गुणवत्तापूर्ण और स्वास्थ्यवर्धक उत्पादों की बिक्री करना इसका उद्देश्य था। कुल बिक्री यहाँ पर 4 करोड़ की गई थी और ये एक रिकॉर्ड बिक्री है। शीर्ष संस्थाएं कौन कौन सी रही यहाँ पर, ठीक है, कुल बिक्री 4 करोड़ की गई थी, ये एक रिकॉर्ड बिक्री है। और यहाँ पर इसके अंतर्गत शीर्ष संस्थाएं कौन रही, तो प्रथम नंबर पर आपका रही कॉनफेड, और यही आपके प्रश्न पूछा जाने की संभावना है कि राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला के अंदर प्रथम स्थान पर कौन रही, कॉनफेड प्रथम रही, तिलम संघ आपके द्वितीय रही। शीर्ष संस्थाएं की बात करें, यदि उपभोक्ता भंडार की बात करें, उपभोक्ता भंडार के अंदर प्रथम रहा कोटा, उदयपुर रहा द्वितीय। यदि क्रय विक्रय समितियां की बात करें तो मथानिया जो है आपके क्रय विक्रय समिति है वो प्रथम स्थान पर रही, और इसके बाद में आपके दूसरे स्थान पर भीनमाल दूसरे स्थान पर रही। ग्राम सेवा समिति की बात करें तो पलसाना सिक्कर ये आपके प्रथम स्थान पर रही, ये भी इंपॉर्टेंट है। यानी राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला 9 से 18 मई जवाहर कला जयपुर के अंदर इसका आयोजन हुआ था। यहाँ पर कुल बिक्री लगभग 4 करोड़ एक रिकॉर्ड बिक्री हुई थी, और यहाँ पर ग्राम सेवा समिति के स्तर पर प्रथम स्थान किसने प्राप्त किया, पलसाना सिक्कर ने किया। क्रय विक्रय समितियों के स्थान पर अंतर्गत प्रथम स्थान किसने प्राप्त किया, मथानिया ने किया। उपभोक्ता भंडार के अंदर कोटा ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। और यदि संस्था की बात करें तो आपके कॉनफेड, संस्था की बात करें तो आपके कॉनफेड ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। तो याद रखें कॉनफेड, कोटा, मथानिया और पलसाना ये 4 शब्द हैं, याद रखें, इंपॉर्टेंट है। कहाँ हुआ और कब हुआ ये भी याद रखें। राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला काफी महत्वपूर्ण है। ऑपरेशन खुशी आपके 9वां चरण अभी चलाया गया था 1 अप्रैल से 30 अप्रैल के अंतर्गत, 1 अप्रैल से 30 अप्रैल ऑपरेशन खुशी का 9वां चरण चलाया गया था। ऑपरेशन खुशी का उद्देश्य क्या है, इंपॉर्टेंट ये है कि गुमशुदा नाबालिग बच्चों की वापसी करना। ऑपरेशन खुशी क्या है, गुमशुदा नाबालिग बच्चों की वापसी करना ऑपरेशन खुशी का उद्देश्य है, याद रखें। ये इनके 9वां चरण है, इस बार 1 अप्रैल से 30 अप्रैल चलाया गया था। आयोजक कौन है या चला कौन रहा है, तो राजस्थान पुलिस चला रही है। कौन चला रही है भाई, राजस्थान पुलिस चला रही है, इंपॉर्टेंट है। विशेषताएं बच्चों की खोज और पुनर्मिलन हेतु निरंतर अभियान ये चलता जा रहा है, तो ये भी याद रखें नाबालिग बच्चों की वापसी के लिए। उसके बाद में आपका आता है श्वेत क्रांति 2.0 का द्वितीय चरण, यानी श्वेत क्रांति का द्वितीय चरण है। और ये कहां से उद्घाटन हुआ है या कब हुआ है, तो श्वेत क्रांति 2.0 का उद्घाटन आपके 19 मई 2025 को अलवर से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा ये चलाया गया था, यानी अलवर से, इंपॉर्टेंट है, याद रखें। श्वेत क्रांति 2.0 का शुभारंभ कहां से हुआ है, 19 मई को। कहां से हुआ है, 19 मई 2025 को अलवर से। उद्घाटनकर्ता मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है। इनकी उपलब्धियां आपकी क्या क्या रहने वाली है, उपलब्धियां 125 करोड़ रुपए का बजट अलवर डेयरी हेतु, 700 नई डेयरियां स्थापित होगी, 700 नई डेयरियां स्थापित होगी। मावा व टोंड मिल्क दही है 15 kg का पैक की है, लॉन्चिंग इन्होंने की है। उसके बाद में 175 करोड़ की सब्सिडी मिलेगी आपके एनडीडीबी द्वारा 5% पर। 5 लाख लीटर दूध संयंत्र में 1000 क्विंटल चारा उत्पादन लगेगा। महाराणा प्रताप की 12.5 फीट ऊंची पंच धातु प्रतिमा जो 2200 किलोग्राम की होगी उसका अनावरण भी किया गया। तो ये सारे जो आपके उपलब्धियां हैं उनमें से कुछ उपलब्धियां इंपॉर्टेंट है, जैसे याद रखें 700 नई डेयरियां स्थापित होंगे, ये एक तो ये याद रखें। इसके लिए अलवर डेयरी है तो 125 करोड़ रुपए का बजट है उसका प्रावधान किया गया। उसके बाद में ये याद रखें एक 5 लीटर क्षमता वाला दूध संयंत्र में 1000 क्विंटल चारा उत्पादन हेतु आपके ये उत्पादन किया जाएगा। एक महाराणा प्रताप वाला जो 12.5 फीट ऊंची पंच धातु प्रतिमा है उसका अनावरण किया गया, ये भी ध्यान में रखें। श्वेत क्रांति 2.0 का शुभारंभ कहां से हुआ, 19 मई को अलवर से हुआ, और उद्घाटन किसने किया, आपके मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा ने उद्घाटन किया था। उसके बाद में गिर गाय नस्ल सुधार योजना किस योजना के अंतर्गत आती है, ये योजना तो राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंतर्गत आती है। ये हमने पहले पढ़ा था कि गिर गाय की जो नस्ल सुधार योजना है इसके लिए ब्राजील से आपके जो उच्च गुणवत्ता वाले सांड है उनका हिमकृत वीर्य उपयोग किया जाएगा। तो ये आपके आयात किया जा रहा है ब्राजील से, तो ब्राजील से वीर्य आयात किया जा रहा है। गिर गाय की जो नस्ल है उनकी सुधार, उन नस्ल को सुधार करने के लिए ब्राजील से आयातित उच्च गुणवत्ता वाले सांडों का हिमकृत वीर्य इसके लिए उपयोग में लिया जाएगा। प्रश्न ये आता है कि किस देश के सांडों का वीर्य है वो आयात किया जा रहा है, तो ब्राजील इंपॉर्टेंट रखना। किस योजना के अंतर्गत, राष्ट्रीय गोकुल मिशन इस योजना का नाम है। कौन सी गायों के लिए, गिर गायों के लिए बात कर रहे हैं। उपलब्धता क्या है, 100 रुपए में पशुपालकों को ये वीर्य उपलब्ध करवाया जाएगा। कितने रुपए में, 100 रुपए के अंदर। प्रथम चरण के अंदर 2680 डोज 6 संभागों के 23 जिलों के अंदर, प्रथम चरण के अंदर 2680 डोज लगेंगे, वो भी 6 संभागों के 23 जिलों में। लाभ क्या होगा, दूध उत्पादन 15 से 20 लीटर से बढ़कर के 50 लीटर दिन तक संभावित है। यानी यदि 3 बार दिन के अंदर 3 बार है गाय को अगर दूधते हैं तो मान लो कि हर बार 5 से 7 लीटर यदि दूध होता है वो आपके बढ़ करके कितना हो जाएगा, आपके 15 से 20 लीटर के आसपास में, 15 से 17, 18 या 20 लीटर के आसपास में हो जाएगा, या 15-16 लीटर मान लो एक टाइम के लिए इतना दूध है वो होने लग जाएगा।
उसके बाद देखो उद्देश्य क्या है, राजस्थान में दूध उत्पादन में अग्रणी बनाना, यानी राजस्थान को दूध उत्पादन में अग्रणी बनाना इनका उद्देश्य है। तो ये ध्यान में रखें। ब्राजील 100 रुपए में 6 संभागों के 23 जिलों में 2680 डोज, ये याद रखें। उसके बाद में देखो ऋतिका खाटा कौन है, इन्होंने हाल ही में तैराकी के अंदर रिकॉर्ड बनाया है। ये ऋतिका खाटा आपके जयपुर की विद्याश्रम स्कूल की स्टूडेंट है। 25 से 27 मई 2025 विद्याश्रम जयपुर स्कूल 74वीं राजस्थान सीनियर तैराकी प्रतियोगिता यहाँ पर आयोजन हुई थी। ये स्टूडेंट नहीं है, इनका स्थान है विद्याश्रम स्कूल जयपुर, ठीक है। यानी ये प्रतियोगिता कहां पर आयोजन हुई थी, प्रतियोगिता आयोजन स्थान है, ठीक है। प्रतियोगिता आयोजन स्थान है आपके, ये याद रखें। तो प्रतियोगिता आयोजन कहां पर हुआ है, कहां पर हुआ है, विद्याश्रम स्कूल, विद्याश्रम जो स्कूल है जयपुर, यहां पर प्रतियोगिता आयोजन हुआ है विद्याश्रम स्कूल जयपुर। तो पहली बात तो आपके कहां पर प्रतियोगिता का आयोजन हुआ है, तो जयपुर के अंदर हुआ है। कौन सी प्रतियोगिता है, तो ये आपको याद रखना है कि 74वीं राजस्थान सीनियर, कौन सी, मैंने कहा था कि सीनियर, सब जूनियर और जूनियर 3 प्रतियोगिताएं होती है। तीनों के अंदर आपका नेशनल वाली जो इवेंट है वो याद रखना है। तो 74th राजस्थान है सीनियर तैराक प्रतियोगिता। अभी स्टेट लेवल की है, क्योंकि राजस्थान शब्द आ गया। यदि यहाँ पर नेशनल लेवल का होता तो आपके क्या आता, यदि यहाँ पर नेशनल लेवल की प्रतियोगिता होती है, यहाँ पर राष्ट्रीय शब्द आता है, यहाँ पर राजस्थान शब्द आया है, तो स्टेट लेवल की है। तो 74वीं राजस्थान सीनियर तैराकी प्रतियोगिता जो जयपुर के अंदर आयोजन हुई थी, उसके अंदर ऋतिका खाटा ने क्या बनाया, एक रिकॉर्ड बनाया। रिकॉर्ड क्या बनाया, 200 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक इन्होंने 2 घंटे 58 मिनट 33 सेकंड में पूरा कर लिया। जबकि इनका पिछला रिकॉर्ड 2018 का वेबवी की था, और वेबवी कहाँ की, उदयपुर की है। इनका रिकॉर्ड था 3 घंटे के अंदर, ये इन्होंने बनाया था 2018 के अंदर 200 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक। अब इन्होंने जो 2 घंटे 58.33 मिनट के अंदर इन्होंने पूरा कर लिया, और ये आपके 18 से 7 साल बाद में 2025 में ऋतिका खाटा ने तोड़ा। तो वेबवी पहला था, और अब जो किसका हो गया, ऋतिका खाटा हो गया। तो ये याद रखें, किससे संबंधित है, तैराकी से संबंधित है। कुल मिला के बात इतना ही, इनका खेल याद रखना है। एलिड्स स्मार्ट गवर्नमेंट एक्सेलेंसी अवार्ड, ये एलिड्स आपके स्मार्ट एलएस गवर्नमेंट जो अवार्ड है, एक्सीलेंस अवार्ड है, ये किसको मिला था, तो ये मेडिकल जो कॉर्पोरेशन है, राजस्थान मेडिकल सर्विस कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, उनको मिला था। यानी राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इनको ये मिला था। ये सम्मानित संस्था है। कब मिला ये कोई जरूरी नहीं है। आयोजक एलिड्स टेक्नोमीडिया ई गवर्नमेंट मैगजीन, राजस्थान का आईटी एवं कार्मिक विभाग है। ये सब मिलकर के इन्होंने आयोजन किया था। दिया किसको दिया था, सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि किसको अवार्ड मिला था। एलिड्स स्मार्ट गवर्नमेंट जो एक्सीलेंस अवार्ड है, वो आपके राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इनको मिला था। RMSCL को मिला था। उद्देश्य क्या था कि स्वास्थ्य सेवाओं में तकनीकी नवाचार करना, जैसे ई औषधि, ई उपकरण, सॉफ्टवेयर हेतु इनको यह सम्मान दिया गया था। उसके बाद भी देखो चौथा फेडरेशन कप कबड्डी टूर्नामेंट, ये कहां पर आयोजन हुआ था, चौथा फेडरेशन कप कबड्डी टूर्नामेंट है 1 से 4 मई महाराष्ट्र के अंदर भी अमरावती नगर, ठीक है, अमरावती महाराष्ट्र के अंदर चौथा फेडरेशन कप कबड्डी टूर्नामेंट आयोजन हुआ था। परिणाम क्या है, राजस्थान की टीम को रजत पदक मिला था। फाइनल में रेलवे से राजस्थान हार गए, तो राजस्थान को यहाँ पर रजत पदक मिला है। यानी राजस्थान को रजत पदक मिला है। किसके अंदर रजत मिला है, कबड्डी टूर्नामेंट। कौन सी कबड्डी है भाई, ये कबड्डी टूर्नामेंट में मिला है। ये आपके फेडरेशन कप में, फोर्थ फेडरेशन कप कबड्डी टूर्नामेंट के अंदर राजस्थान को आपका रजत पदक मिला है। कहां पर हुआ, ये अमरावती महाराष्ट्र के अंदर हुआ। इतनी चीजें याद रखनी है। अमरावती महाराष्ट्र के अंदर इसका आयोजन हुआ था। फोर्थ फेडरेशन कप कबड्डी, राजस्थान को रजत पदक मिला है। ये चीजें याद रखनी है। राजस्थान टीम के अंदर ये आपके क्या है, ये सदस्य थे रजत पदक वाली टीम के कबड्डी के। उसके बाद में देखो 19 सब जूनियर राज्य स्तरीय वुशु प्रतियोगिता, ये स्टेट लेवल का टूर्नामेंट है। ये भी आपको याद में रखना है। मैंने कहा कि नेशनल लेवल का सबसे इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन स्टेट लेवल का भी, राजस्थान करंट अफेयर के लिए स्टेट लेवल भी है, वो मायने रखता है। तो स्थान कहां हुआ, आपके 19वां सब जूनियर की बात करें, ठीक है। 3 होंगे, सीनियर होते हैं, जूनियर होते हैं और सब जूनियर होते हैं। तीनों का बारी बारी पूछा जा सकता है। आजकल आरपीएससी सभी पूछ रही है। तो ये 19 सब जूनियर कैटेगरी का राज्य स्तरीय, नेशनल नहीं है, स्टेट है। कौन सा खेल है, वुशु है। तो ये 4 चीजें हो गई। 19वां है, सब जूनियर है, स्टेट है और वुशु है। 4 चीजें हो गई। कहां पर हुआ था, बीकानेर के अंदर हुआ। ओवरऑल विजेता इसके अंदर कौन रहे, तो जयपुर ओवरऑल विजेता रहा इसका। 14 गोल्ड, 11 सिल्वर, 14 ब्रॉन्ज। कितने पदक हो गए भाई, 14 और आपके 11 और 14, टोटल कितने पदक हो गए, 29 पदक कैसे हो गए। 14 और 14 28 और 11 आपके 39 पदक होते हैं, ठीक है। तो कितने हो गए, 39 हो गए। 14 और 14 28 और 11 29 10 39 हो गए भाई, ठीक है। तो 11 सिल्वर और 14 वापस गोल्ड, 39 पदक हो गए
126 अंक हो गए। द्वितीय स्थान किसको मिला? द्वितीय स्थान आपके जोधपुर को मिला, 8-5-8, 8-5 और 8, 16 और 5 21। ठीक है, 8-5-8 हो गए, 8-5 13 और 8-8 16 और 5 21 पदक हो गए। टोटल कितने पदक हो गए? 21 पदक हो गए जोधपुर के। तो स्टेट लेवल के अंदर आपको प्रथम कौन आया? जयपुर, और दूसरा कौन आया? जोधपुर आया। ये इंपॉर्टेंट रखना है। इसके अलावा यहाँ पर आपको ये याद रखना है, कुल पदक जो है आपको नहीं पूछे जाएंगे। यहाँ पर आपको ये याद रखना कि बेस्ट बॉयज विक्की हनुमानगढ़, बेस्ट गर्ल्स आराध्या जालोर और अनुशासित टीम का पुरस्कार किसको मिला है आपके, या कौन रही है? बीकानेर रही है। तो याद रखना 19वीं सब जूनियर राज्य स्तरीय वुशु प्रतियोगिता बीकानेर के अंदर आयोजन हुआ था, मई में ये टूर्नामेंट हुआ था। ओवरऑल विजेता जयपुर रही थी, दूसरे नंबर पर आपके जोधपुर रही थी। बेस्ट बॉयज विक्की रहे हनुमानगढ़ के, बेस्ट गर्ल्स आराध्या रही जालोर जिले की, और अनुशासित टीम बीकानेर रही। ये सारी चीजें आपको याद रखनी है इसके अंदर। उसके बाद में देखो अगला, अद्विका स्वरूप्रिया। ठीक है, अद्विका स्वरूप्रिया एशियन यूथ शतरंज चैंपियनशिप 2025 है, और यहां पर इन्होंने आपके कौन सा 2 पदक इन्होंने जीते थे, एक रजत पदक और एक कांस्य पदक, इन्होंने 2 पदक जीते थे। ये आपके तंजानिया के अंदर आयोजन हुआ था, यानी एशियन यूथ शतरंज, एशियन, पहली बात तो एशिया का है, दूसरा यूथ शतरंज चैंपियनशिप है। एशियन यूथ शतरंज चैंपियनशिप है, कहां आयोजन हुआ? तो आपको याद रखना है दुसान ने ताजिकिस्तान, तंजानिया ने, सॉरी दुसाबे ताजिकिस्तान, तंजानिया अफ्रीका के अंदर आएगा, तो वो आपके एशियन नहीं रहेगा। अपन एशियन यूथ की बात कर रहे हैं तो लगभग एशियाई देशों के अंदर ये आयोजन होता है। तो दुसाबे ताजिकिस्तान के अंदर इसका आयोजन हो रहा है। आयोजक कौन थे? विश्व शतरंज महासंघ व एशियन शतरंज संघ इसके आयोजन है। उपलब्धि इन्होंने क्या उपलब्धि की है? अद्विका स्वरूप्रिया ने क्या उपलब्धियां प्राप्त की है? तो देखो इनकी उपलब्धियां हैं, रैपिड स्पर्धा के अंदर इन्होंने रजत पदक जीता है टीम इंडिया के लिए, क्लासिकल एवं बिल्ड्स के लिए इन्होंने कांस्य पदक जीता है। यानी रैपिड स्पर्धा के लिए रजत पदक है, और क्लासिकल एवं बिल्ड्स स्पर्धा के लिए आपके कांस्य पदक इन्होंने जीता है। पूर्व उपलब्धि, श्रीलंका में टीम स्पर्धा में इन्होंने रजत पदक, श्रीलंका के अंदर भी गए थे ये खेलने, तभी इन्होंने टीम स्पर्धा में रजत पदक जीता है। और ताजिकिस्तान के अंदर भी इन्होंने इस रैपिड स्पर्धा के अंदर रजत पदक और क्लासिकल के लिए कांस्य पदक, तो 2 पदक जीता इन्होंने। एक तो आपके रजत जीता और एक कांस्य पदक जीता, 2 पदक इन्होंने जीता। रजत और कांस्य की बात करें, रजत पदक और कांस्य पदक जीता अद्विका स्वरूप्रिया। नाम क्या है? अद्विका स्वरूप्रिया है। एशियन यूथ शतरंज चैंपियनशिप, याद रखे ताजिकिस्तान। उसके बाद में देखो सांगरी को भौगोलिक संकेत जीआई टैग मिल गया है। आप सभी को पता है घोषणा संस्थान जीआई रजिस्ट्री कार्यालय चेन्नई करती है। सांगरी राजस्थान का 17वां जीआई टैग प्राप्त उत्पाद है। उससे पहले उत्पाद कौन सा था? शोजत मेहंदी था। हालांकि कुल तो ये 22वें नंबर पर है, क्योंकि इसके अलावा जो है कुछ लोगो और नाम को भी मिले थे। उत्पाद की यदि बात करें तो ये 17वां उत्पाद है। शोजत मेहंदी इससे पूर्व 16वें नंबर पर था। राज्य में अब तक कुल जीआई टैग कितने मिल चुके हैं? 22 मिल चुके हैं। इनका पैदावार क्षेत्र कौन सा है? किसका? सांगरी की यदि बात करें तो बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर या पश्चिमी राजस्थान कह दें, यहाँ पर जो है आपकी जहाँ पर खेजड़ी होते हैं और खेजड़ी के सांगरी लगती है, तो याद रखें कि पैदावार क्षेत्र लगभग आपके पश्चिमी राजस्थान है। उम्मीदित निर्यात मूल्य है इनका 1500 से 3000 रुपये प्रति किलो सांगरी है वो आपकी बिकती है। गाँव के अंदर तो खूब जो है सांगरी इकट्ठे करते हैं, और गाँव के अंदर तो लोग 6-6 महीने तक जो है बाहर से सब्जी भी नहीं लाते हैं, सांगरी वगैरह ऐसा एडजस्टमेंट सब कर लेते हैं। सांगरी वगैरह इकट्ठी करके रख लेते हैं, पहले बना लेते हैं, फिर उसको सुखा लेते हैं, फिर वापस बनाते हैं। तो जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और पश्चिमी राजस्थान के जो लोग हैं वो सभी इसका मूल्य अच्छे से जानते हैं। सहयोगी संस्था कौन सी है? स्वामी केशवानंद राजस्थान एग्रीकल्चर जो यूनिवर्सिटी है, इनके प्रयासों से, स्वामी केशवानंद राजस्थान एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, इनके प्रयासों से क्या है, इनको जीआई टैग मिला है भाई। तो ये याद रखें, सांगरी को मिला है। 17वां उत्पाद है आपके, 17वां उत्पाद है, और टोटल 22वां स्थान है। इनको राज्य में कुल 22 जीआई टैग अब तक मिल चुके हैं। उसके बाद में यदि बात करें अगला, तो देखो प्रोफेसर अखिल रंजन गर्ग है, इनको कुल गुरु नियुक्त किया गया है भाई। कुलपति का नाम अब कुल गुरु कर दिया गया है। तो ये किस विश्वविद्यालय के अंदर इनको नियुक्त किया गया है? तो ये बात करें बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय। यानी प्रश्न आएगा कि हाल ही में बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय का कुल गुरु या कुलपति किसे नियुक्त किया गया है? प्रोफेसर अखिल रंजन गर्ग। तो ये बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय के कुलगुरु है प्रोफेसर अखिल रंजन गर्ग, बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय। 3 या 70 वर्ष के लिए इनकी नियुक्ति होती है। शैक्षणिक पृष्ठभूमि है पीएचडी आईआईटी दिल्ली से इन्होंने कर रखी है। एमबीए विश्वविद्यालय जोधपुर से ये क्या है आपके यहाँ पर सेवा देते देते यहाँ पर सेवानिवृत्त हुए हैं, और सेवानिवृत्त होने के बाद में इनको यहाँ पर वापस कुलगुरु बनाया गया है बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय का। सदस्यता राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद के अंदर इसकी सदस्यता है। वित्त समिति के अंदर ये सदस्य हैं, और एमबीए में प्रबंधन मैनेजमेंट बोर्ड के अंदर भी ये सदस्य हैं।
उसके बाद में देखो डॉक्टर गिरिजा व्यास का निधन हो गया है, उदयपुर से संबंधित है। जन्म स्थान इसका नाथ द्वारा था। शैक्षणिक योग्यता इनकी स्नातकोत्तर उदयपुर, पीएचडी दिल्ली विश्वविद्यालय। राजनीतिक जीवन विधायक रही है 85 से 90। लोकसभा सांसद बनी है 91, 96, 11वीं बार और 13वीं, आपके 11वीं और 13वीं, 11वीं और 13वीं के अंदर क्या बने, ये लोकसभा संसद बने हैं। 11वीं लोकसभा, 13वीं लोकसभा, 91, 96 और 99 के अंदर 3 बार लोकसभा संसद बने। एक बार 85 से 90 विधायक रहे। उसके बाद में राज्य मंत्री रहे हैं पर्यटन 86 से 90 तक। सूचना एवं प्रसारण आपके सूचना एवं प्रसारण मंत्री रहे हैं 91 से 93। अखिल भारतीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष रहे 1993 में। और राष्ट्रीय महिला आयोग अध्यक्ष के 2 कार्यकाल इन्होंने पूरे किए हैं 2005 से 8 और 8 से 11। यानी राष्ट्रीय महिला आयोग के 2 बार ये अध्यक्ष रहे हैं डॉक्टर गिरिजा व्यास। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से जो है प्रश्न पूछे जाने की संभावना रहेगी, तो ये आप ध्यान में रखें कि राष्ट्रीय महिला आयोग के 2 बार अध्यक्ष रहे हैं डॉक्टर गिरिजा व्यास 2005 से 8 और 8 से 11, यानी लगभग जो है 5 से 11 तक ये अध्यक्ष रहे। उसके बाद में देखो प्रधानमंत्री दिव्यांशा केंद्र। प्रधानमंत्री दिव्यांशा केंद्र की बात करें तो ये आपकी क्या है, दिव्यांशा केंद्र या पीएमडी के मतलब दिव्यांशा केंद्र या दिव्यांग केंद्र की बात कर लें। ये दिव्यांगजनों को उपकरण वितरित करने हेतु ये आपका केंद्र स्थापित किया गया था। कोटा केंद्र कहां पर किया गया था, कोटा के अंदर। ये प्रधानमंत्री दिव्यांशा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था, कोटा के अंदर किया गया था, यह प्रश्न पूछा जाता है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इसका उद्घाटन किया था। उद्देश्य क्या था, दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण वितरित कर सशक्त बनाना इसका उद्देश्य था। इस केंद्र का उद्देश्य याद रखना और केंद्र कहाँ पर है, ये 2 चीजें याद रखनी होती है, केंद्र कहाँ है और केंद्र का उद्देश्य क्या है। कार्यकारी संस्था एमलिको सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, ये 2 कार्यकारी संस्था है। वर्तमान में कितने केंद्र, 45 केंद्र। जून 2025 तक 100 केंद्र स्थापित करने का इन्होंने लक्ष्य रखा है। और वर्तमान में कितने केंद्र की बात की है, इन्होंने कहा कि वर्तमान में हम 45 केंद्र स्थापित करेंगे और जून 2025 तक जो है आपके 100 केंद्र का टारगेट इन्होंने रखा था। उसके बाद में डॉक्टर कुलदीप तिवारी है, विजनरी इंडिया अवार्ड इनको मिला है मई के अंदर। ये कौन है, राजस्थान राज्य दंत परिषद, राजस्थान राज्य दंत परिषद है इनके हाल ही वर्तमान उपाध्यक्ष है। राजस्थान राज्य दंत परिषद के उपाध्यक्ष कौन, डॉक्टर कुलदीप तिवारी है। इनको विजनरी इंडियन अवार्ड प्राप्त हुआ है। प्रदानकर्ता कौन थे, अभिनेत्री पूनम ढिल्लो है, इन्होंने ये अवार्ड प्रदान किया है। आकाशवाणी भवन दिल्ली के अंदर प्रदान किया गया है। समान हेतु क्षेत्र चिकित्सा एवं सामाजिक क्षेत्र के अंदर, चिकित्सा एवं सामाजिक सेवा के अंदर इन्होंने जो है अपना योगदान दिया, जिसके कारण इनको ये सम्मान दिया गया। और इनका अन्य पद क्या है, ऑल इंडिया डेंटल सर्जन एसोसिएशन के अध्यक्ष भी है, यानी ऑल इंडिया डेंटल सर्जन एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। राजस्थान राज्य दंत परिषद के उपाध्यक्ष हैं ये। और इनको पुरस्कार मिला है विजनरी इंडियन अवार्ड, जो दिया गया है अभिनेत्री पूनम ढिल्लो द्वारा। आकाशवाणी जयपुर के अंदर इसको दिया गया है। किस क्षेत्र में योगदान के लिए दिया गया है, तो आपको चिकित्सा एवं सामाजिक सेवा क्षेत्र के अंदर इनको डॉक्टर कुलदीप तिवारी को विजनरी अवार्ड है वो दिया गया। देखो विधायक कंवरलाल मीणा की सदस्यता रद्द कर दी गई है। विधानसभा क्षेत्र इनका कौन सा था, अंता 12 था, ये भी ध्यान में रखे। पार्टी कौन सी थी, पार्टी इनकी बीजेपी थी। सदस्यता रद्द का कारण क्या था, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 191 याद रख लेना, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 191 के तहत इनकी सदस्यता है वो रद्द कर दी है। इसके अलावा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8(3) के तहत भी इनको रद्द कर दिया है। 2 वर्ष या अधिक सजा पर स्वतः ये अयोग्य हो जाते हैं। यदि किसी केस के अंदर माननीय न्यायालय के द्वारा 2 वर्ष या इससे अधिक के लिए जो है सजा सुना दी जाती है, तो ये अपने आप क्या हो जाएगा, अयोग्य हो जाएगा। और ये बात लिखी हुई है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 191 के 3(1) और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8(3) के अंतर्गत ये लिखा हुआ है। 191(1) और 8(3) के अंदर ये लिखा हुआ है कि 2 वर्ष से अधिक सजा होने पर ये अपने इसकी जो सदस्यता है वो आपके स्वतः समाप्त हो जाएगी या अयोग्य हो जाएगा। ये विधानसभा विधायक कान से अंता जिला 12 से ये विधायक है और इनकी सदस्यता रद्द हो चुकी है। परिणाम, राजस्थान विधानसभा में अब सदस्य संख्या है वो 200 से घट करके कितनी हो गई, 199 हो गई मई माह के अंदर। ठीक है, 200 से घट करके कितनी हो गई, 199 हो गई। कंवरलाल मीणा प्रकरण क्या है, अगर आपको जानना है तो वर्ष 2005 में उप सरपंच चुनाव के बाद एक विवाद हुआ था और उस विवाद के कारण जो तत्कालीन उस समय एसडीएम थे रामनिवास मेहता, उन पर पिस्तौल तानने का और ठीक है पिस्तौल तानी उन्होंने, और पिस्तौल तानने पर उन्होंने मुकदमा दर्ज करवा दिया कि सरकारी कार्य में इन्होंने बाधा डाली। ठीक है, रामनिवास मेहता को आप अच्छे से जानते हो, आरपीएससी सचिव है। इन्होंने उस समय यहाँ पर एसडीएम थे 2005 के अंदर, और इन्होंने एफआईआर दर्ज करी थी कि इन्होंने राजकार्य में बाधा डाला है, और उसका फैसला अब आया था
ठीक है। हालांकि उसका जो फैसला है वो निचली अदालत ने पहले दे दिया था दिसंबर 2020 के अंदर। अकलेरा की सत्र जो अदालत है उन्होंने 3 वर्ष की उस समय सजा सुना दी थी 2020 के अंदर। फिर वो आपके हाईकोर्ट में चले गए थे और हाईकोर्ट से स्टे ले लिया था। फिर हाईकोर्ट ने अब जो है मई 2025 में उस सजा को क्या रखा, उस सजा को बरकरार रख दिया था, जिसके कारण इनकी सदस्यता है वो रद्द हो गई। क्योंकि 20 के अंदर सजा सुनाई 3 साल की, फिर वो स्टे लेके आ गए, फिर वापस चुनाव लड़ा, चुनाव जीत गई, विधायक बन गई। अब 2025 में वापस फैसला आया, उनको बरकरार रख दिया और उनको क्या है आपके सदस्यता है वो निलंबित कर दी। सुप्रीम कोर्ट चले गए, याचिका सुप्रीम कोर्ट ने क्या की, सुप्रीम कोर्ट ने इसकी याचिका है वो खारिज कर दी। 21 मई 2025 तक आत्मसमर्पण का आदेश है इन्होंने दिया है। यानी निचली अदालत में फैसला सुनाया, हाईकोर्ट ने बरकरार रखा, सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी। कुल मिला के जो निर्णय है अब वही रहेगा। और 21 मई 2025 तक आत्मसमर्पण का बोला था और इन्होंने 21 मई को ही क्या कर दिया, आपके आत्मसमर्पण किया था। 21 मई तक बोला था और अंतिम दिन तक इसका इन्होंने अपना आत्मसमर्पण कर दिया था और उसके बाद में इनकी सदस्यता रद्द कर दी गई। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। उसके बाद में देखो अगला, राजस्थान उच्च न्यायालय में के अंदर प्रमुख नियुक्तियां हुई है और मैं मुख्य नियुक्ति यही है कि जो मुख्य न्यायाधीश है वो नियुक्त हुए हैं जस्टिस KR श्रीराम। यानी मनिंदर मोहन जो श्रीवास्तव थे, MM श्रीवास्तव थे, उनकी जगह राजस्थान के आपके मुख्य न्यायाधीश 43वें नंबर के कौन बने भाई, 43वें नंबर के राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश कौन बने, जस्टिस KR श्रीराम बने थे। ये याद रखना, पटवारी के अंदर इससे पहले वाले पूछे गए थे, यानी जस्टिस MM श्रीवास्तव है, इनके बारे में पूछा गया था। इनका ट्रांसफर मद्रास हाईकोर्ट हो गया और मद्रास हाईकोर्ट से KR श्रीराम है वो राजस्थान आ गए। तो ये भी याद रखे कहाँ से आए, तो मद्रास हाईकोर्ट से आए और MM श्रीवास्तव कहाँ गए, मद्रास हाईकोर्ट गए। ठीक है। KR श्रीराम जी का जन्म कहाँ हुआ, मुंबई के अंदर हुआ और बॉम्बे हाईकोर्ट में स्थायी जज 2016 के अंदर बने और मद्रास हाईकोर्ट के आपके चीफ जस्टिस सितंबर 2024 के अंदर पहली बार बने। न्यायाधीश कोटे से कुछ वकील जो है आपके न्यायाधीश बने हैं वकील कोटे से। एक तो विपिन गुप्ता है वो वकील थे, न्यायाधीश बने। एक रवि चिरानिया जयपुर से हैं, यानी विपिन गुप्ता और रवि चिरानिया जयपुर से हैं जो वकील थे और न्यायाधीश बने। संजीव पुरोहित जोधपुर से हैं, ये वकील थे और आपके न्यायाधीश बने। कुल राजस्थान के अंदर स्वीकृत पद क्या है, राजस्थान हाईकोर्ट के अंदर स्वीकृत पद कितने हैं, 50 पद हैं। और न्यायाधीश की नियुक्ति प्रक्रिया किस तरीके से है, तो ये आपके अनुच्छेद 217 के अंदर लिखा हुआ है। किसी भी आपके हाईकोर्ट के अंदर यदि बात करें तो उसकी जो नियुक्ति प्रक्रिया अनुच्छेद 217 के अंतर्गत लिखी हुई है। राष्ट्रपति द्वारा CJI और राज्यपाल के परामर्श से, राष्ट्रपति द्वारा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और आपके राज्यपाल के परामर्श से सामान्य नीति द्वारा सामान्य क्या है, उसी राज्य के न्यायाधीश है वो उसी राज्य से संबंधित नहीं होता। यानी चीफ जस्टिस किसको बनाते हैं, उसी राज्य के जज है वो आपके नहीं होते हैं, अदर स्टेट के जो जज होते हैं उन्हीं को चीफ जस्टिस बनाते हैं। राष्ट्रपति बनाते हैं CJI और राज्यपाल के परामर्श के अनुसार। ये जो परामर्श करते हैं उसके परामर्श के आधार पर वो राष्ट्रपति बनाते हैं। ये आप सभी को पता है, पॉलिटी आप सभी ने अच्छे से पढ़ी है। कॉलेजियम के अंदर CJI प्लस 2 वरिष्ठतम जज होते हैं और राज्यपाल से भी परामर्श लेते हैं और ये आपके क्या है रिकमेंड करते हैं, फिर राष्ट्रपति उस पर साइन करते हैं। के बाद में देखो जस्टिस विजय विश्नोई की यदि बात करें, ये गुवाहाटी हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं। पहले राजस्थान हाईकोर्ट के जज थे, फिर इनको गुवाहाटी हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बना करके भेजे और कुछ समय बाद में इनको 26 मई 2025 को सुप्रीम कोर्ट में जज हेतु इनकी सिफारिश की गई है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट में अब ये जज बन गए हैं। 26 मई 2025 को इनकी सिफारिश की थी। इनके साथ में 2 इन्हीं नाम थे, एक तो NV अंजारिया था और एक जस्टिस अतुल एस चंदूरकर थे। ये बॉम्बे हाईकोर्ट और कर्नाटक हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस। ठीक है, तो ये ध्यान में रखें कि जो विजय विश्नोई है अब वर्तमान में राजस्थान के जज थे, उसके बाद में गुवाहाटी हाईकोर्ट अध्यक्ष बने, गुवाहाटी हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बने और वहां से फिर वापस सुप्रीम कोर्ट के जज बन गए हैं विजय विश्नोई। उसके बाद में देखो मिसेज राजस्थान की बात करें, बिलाडा ऑडिटोरियम जयपुर के अंदर इसका आयोजन हुआ था। आयोजक थे फ्यूजन ग्रुप एवं होटल ग्रैंड सफारी। आयोजक कौन थे, फ्यूजन ग्रुप एंड होटल ग्रैंड सफारी मिसेज राजस्थान 2025 के आयोजक थे। 735 प्रतिभागी थी। विजेता कौन रही, आपके निधि शर्मा रही जयपुर की निधि शर्मा है वो मिसेज राजस्थान बनी है या विजेता रही है। फर्स्ट रनर अप ललिता नेहरा रही और सेकंड रनर अप वैदेही जोशी रही। तो तीनों नाम याद रखें, फर्स्ट और सेकंड और विजेता निधि शर्मा जयपुर, ललिता नेहरा, वैदेही जोशी, 3 नाम याद रखें। फ्यूजन ग्रुप और होटल ग्रैंड सफारी इसके आयोजन थे। मिसेज राजस्थान 2025 टूर्नामेंट था। इसके बाद में उत्तराखंड स्क्वैश चैंपियनशिप हुई थी 26 से 30 अप्रैल 2025 को देहरादून के अंदर, जिसका परिणाम मई के अंदर आया था, इसलिए हम इसको मई करंट अफेयर के अंदर पढ़ रहे हैं। सुभाष चौधरी जयपुर से हैं जिन्होंने यहाँ पर गोल्ड मेडल जीता था। सुभाष चौधरी जयपुर से हैं, इन्होंने यहाँ पर गोल्ड मेडल जीता था अंडर 19 बॉयज कैटेगरी के अंदर। फाइनल में हरियाणा के प्रियांशु कुमार को इन्होंने हराया था। गौरी जयसवाल और सुभाष चौधरी, इन दोनों का यदि आपको खेल पूछ ले तो भी याद रखना, दोनों का संबंध है वो स्क्वैश टूर्नामेंट से है। तो
गौरी जायसवाल ने जो है आपके कांस्य पदक जीता था अंडर 15 गर्ल्स कैटेगरी के अंदर। इन्होंने दिल्ली की अन्या सूद को हराया था, ठीक है, सॉरी, दिल्ली की अन्या सूद से हारी थी, जिसके कारण इनको कांस्य पदक मिला था, क्योंकि कांस्य पदक तो जो सबसे लास्ट में हारता है उनको मिलता है, ठीक है। तो सेमीफाइनल के अंदर दिल्ली की अन्या सूद से ये हार चुकी थी, इस कारण इनको मिला है कांस्य पदक गौरी जायसवाल को। और सुभाष चौधरी को गोल्ड मेडल मिला है, ये हरियाणा के प्रियांशु कुमार को इन्होंने हराया था, सुभाष चौधरी ने। तो याद रखें, आपको दो चीज याद रखनी है कि उत्तराखंड के अंदर स्क्वैश चैंपियनशिप 26 से 30 अप्रैल को हुई थी, जिसके अंदर राजस्थान के एक तो सुभाष चौधरी थे जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता अंडर 19 बॉयज के अंदर, एक आपके गौरी जायसवाल थी जिन्होंने कांस्य पदक जीता गर्ल्स अंडर 15 कैटेगरी के अंदर। सुभाष और गौरी, दो शब्द याद रखना, स्क्वैश से संबंधित है। उसके बाद में देखो खेलो इंडिया यूथ गेम्स की बात करें। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 4 से 15 मई को बिहार के अंदर आयोजन हुआ था। राजस्थान ने वहां पर 60 पदक जीते थे। आप सभी को पता है, कितनी बार पूछ लिया है, 24-12, 24-60 पदक जीते, तीसरा स्थान प्राप्त किया। पहला महाराष्ट्र, दूसरा हरियाणा, तीसरा राजस्थान का था। महिलाओं की यहाँ पर कुश्ती टीम है, महिलाओं की कुश्ती टीम ने यहाँ पर द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। योगासन यहाँ पर जो है पहली बार योगासन को एज ए पदक के रूप में शामिल किया था। 2 गोल्ड जीता है आपके ऋतिक बिश्नोई ने और 1 कांस्य जीता है अंजलि बिश्नोई डोली ने। यानी योगासन के अंदर आपके 2 गोल्ड जीता, एक तो ऋतिक बिश्नोई ने 2 गोल्ड जीता और 1 कांस्य जीता अंजलि बिश्नोई ने, ये डोली की है। तो ऋतिक बिश्नोई और अंजलि बिश्नोई ने यहाँ पर टोटल 3 पदक जीते, 2 गोल्ड और 1 कांस्य पदक। योगासन के अंदर पहली बार पदक है वो जीता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये याद रखें, क्योंकि खेलो इंडिया यूथ गेम्स के लगभग ये सारे प्रश्न पूछ लिए गए हैं किसी न किसी एग्जाम्स के अंदर, ये प्रश्न बचा हुआ है, तो इसको आप ध्यान में रखें। प्रगति ग्लास नॉर्दर्न स्लैम स्क्वैश चैंपियनशिप, प्रगति ग्लास नॉर्दर्न आपके स्लैम स्क्वैश चैंपियनशिप की बात करें, 3 से 8 मई राजस्थान स्क्वैश जो एकेडमी है जयपुर, वहां पर इसका आयोजन हुआ था। दिव्यांशी जैन अंडर 13 गर्ल्स फाइनल में हरियाणा की छवि पांचाल को हराया। गौरवी अजमेरा अंडर 19 गर्ल्स हरियाणा की नंदल को 3-0 से हराया। सुभाष चौधरी, अभी हमने बात की थी, अंडर 17 बॉयज महाराष्ट्र के पूर्व रामबिया को 3-0 से हराया। तो सुभाष चौधरी ने हराया गौरवी अजमेरा और दिव्यांशी जैन, यानी ये तीनों ही क्या रही, तीनों ही विजेता रहे। अंडर 13 गर्ल्स दिव्यांशी जैन, गौरवी अजमेरा अंडर 9 गर्ल्स और सुभाष चौधरी अंडर 17 बॉयज, ये 3 यहाँ पर विजेता रहे थे, तो ये भी याद रखें आप। उसके बाद में देखो आईजीयू, कौन है, आईजीयू वेस्ट बंगाल लेडीज जूनियर गर्ल्स गोल्फ चैंपियनशिप की यदि बात करें, मई 2025 कलकत्ता के अंदर इसका आयोजन हुआ था। आईजीयू वेस्ट बंगाल लेडीज जूनियर की बात करें, गर्ल्स गोल्फ चैंपियनशिप की बात करें, कौन सा खेल है, पहली बात गोल्फ है, और ओजस्विनी शाश्वत कहाँ की है, जयपुर की है, और ये कौन सी खिलाड़ी है, गोल्फ खिलाड़ी है। कुल मिला के आपको इसका खेल याद रखना है कि ओजस्विनी शाश्वत जयपुर की है, इसका गोल्फ खिलाड़ी है, और इन्होंने हाल ही में 8वां राष्ट्रीय खिताब जीता है। कौन से नंबर का, 8वां राष्ट्रीय खिताब जीता है भाई इन्होंने, ओजस्विनी शाश्वत ने, गोल्फ खिलाड़ी है। कौन सा 8वां, आईजीयू वेस्ट बंगाल लेडीज जूनियर गर्ल्स गोल्फ चैंपियनशिप इन्होंने जीता था, ओजस्विनी शाश्वत ने, जयपुर की है, और इनका ये 8वां राष्ट्रीय खिताब था। 2025 का तीसरा राष्ट्रीय खिताब, तीनों राउंड में 11 स्ट्रोक की इन्होंने लीड रखी थी। तो 2025 का तीसरा राष्ट्रीय खिताब और ऑल ओवर इसका 8वां राष्ट्रीय खिताब है गोल्फ का, तो ये याद रखें, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में देखो राजस्थान स्टेट कराटे चैंपियनशिप की बात करें, 17-18 मई आपके जयपुर के अंदर इसका आयोजन हुआ था। राजस्थान स्टेट कराटा चैंपियनशिप 17-18 मई जयपुर, और जूही कुमारी, हमने पहले ही बात की थी, जूही कुमारी जयपुर से हैं, और ये कराटा खिलाड़ी है। कौन है, कराटा खिलाड़ी, इन्होंने 2 गोल्ड और 1 रजत जीता था, और उनका ये लगातार 8वां स्टेट खिताब है। जूही कुमारी स्टेट कराटा चैंपियनशिप जो जयपुर के अंदर आयोजन हुई थी, उसके अंदर इन्होंने 3 पदक जीते, 2 गोल्ड और 1 रजत, और ये उनका लगातार कौन सा 8वां स्टेट खिताब है। अब ये आपके सब जूनियर नेशनल कराटे चैंपियनशिप 12 से 15 जून जो देहरादून में अंदर हुआ था, यहाँ पर इन्होंने भाग लिया था, क्योंकि स्टेट जीतने के बाद में ये कहाँ पर गई थी, नेशनल खेलने गई थी। तो सब जूनियर कैटेगरी की नेशनल कराटे चैंपियनशिप आपके 12 से 15 जून देहरादून को अंदर हुई थी। उसके बाद में मानस पोर्टल क्या है, तो राष्ट्रीय नारकोटिक्स हेल्पलाइन पोर्टल बोलते हैं इसको, मानस पोर्टल को। ये मादक पदार्थों की तस्करी और अवैध खेती की रिपोर्टिंग हेतु इसको जो है जारी किया गया था। हेल्पलाइन नंबर क्या है आपके 1933 है। यदि आपके आसपास में कोई मादक पदार्थों की तस्करी कर रहा है या अवैध जो है मादक पदार्थों की खेती कर रहा है, तो आप 1933 जो हेल्पलाइन नंबर है यहाँ पर आप कॉल करके सूचना दे सकते हैं। ये आपके जो है 24/7 डिजिटल पोर्टल है, आपके चालू रहता है पोर्टल, और नागरिकों के लिए रिपोर्टिंग आसान यहाँ पर होती है, तो ये भी है, आप जरूर करें, इसको भी ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, राजस्थान का पहला भगवान देवनारायण कॉरिडोर, राजस्थान का पहला
भगवान देवनारायण कॉरिडोर की बात करें, कहां पर, मालासेरी डोंगरी आसींद भीलवाड़ा योजना केंद्र सरकार की जो प्रसाद योजना है, उस प्रसाद योजना के तहत में 48 करोड़ रुपए है वो स्वीकृत किए गए, यानी 48.73 करोड़ रुपए प्रसाद योजना के तहत स्वीकृत किए गए थे मालासेरी डोंगरी आसींद भीलवाड़ा के अंदर। राजस्थान का पहला भगवान देवनारायण कॉरिडोर कितना क्षेत्र कवर करेगा, तो ये आपके 30 किलोमीटर क्षेत्र में जो 5 तीर्थ स्थल है उनको कवर करेगा। मालासेरी डोंगरी 1, साडू माता बावड़ी 2, सवाई भोज मंदिर 3 और आपके गढ़ गोठा 4 और बरनागर 5। ये 30 किलोमीटर क्षेत्र के अंदर 5 जो तीर्थ स्थल है उनको ये कवर करेगा प्रसाद योजना के अंतर्गत देवनारायण कॉरिडोर। प्रमुख निर्माण यहाँ पर क्या क्या करेंगे इस कॉरिडोर के तहत, तो 23,900 वर्ग मीटर का सभा स्थल बनाएंगे, 500 वर्ग मीटर का आपके सभा मंच बनाएंगे, 5 प्रवेश द्वार बनाएंगे, 12,000 वर्ग मीटर की पार्किंग बनाएंगे, भोजनशाला, बहुउद्देशीय भवन वगैरह बनाएंगे, 500 लोगों का प्रतीक्षालय और ओपन एयर थिएटर भी यहाँ पर बनाया जाएगा भाई। ठीक है, उसके बाद में एक नीम कॉरिडोर आता है। कौन सा कॉरिडोर, नीम कॉरिडोर आता है। ये पर्यावरण संरक्षण की पहल है। कौन सा नीम कॉरिडोर है, ये भगवान देवनारायण जन्मस्थली आसींद है, यहाँ पर ये नीम कॉरिडोर बनाया जा रहा है, पर्यावरण संरक्षण की पहल। और लंबाई 5 से 10 किलोमीटर क्षेत्र में नीम का वृक्षारोपण करेंगे। जन भागीदारी, प्रत्येक भक्त को नीम का पौधा क्या करेंगे, भेंट करेंगे। और संस्थापन देवनारायण नर्सरी की स्थापना यहाँ पर की जाएगी और यहाँ पर क्या होंगे, नीम के पौधे तैयार होंगे। कहाँ पर, देवनारायण नर्सरी के अंतर्गत क्या है, नीम के पौधे तैयार होंगे। उसके बाद में देखो, राजस्थान आयुष स्वास्थ्य सेवाओं में अग्रणी रहा है, यानी राष्ट्रीय आयुष मिशन जो कॉन्क्लेव हुआ था लोनावाला महाराष्ट्र के अंदर 1 से 2 मई 2025 को, याद रखना ये इंपॉर्टेंट है आपके। क्या इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान आयुष स्वास्थ्य सेवा के अंदर ये अग्रणी रहा था। राजस्थान आयुष राष्ट्रीय आयुष मिशन कॉन्क्लेव कहां पर हुआ था, लोनावाला के अंदर 1 से 2 मई को हुआ था। उपलब्धि राजस्थान क्या रही, देश में सर्वाधिक 2019 आयुष्मान आरोग्य मंदिर है। देश में सर्वाधिक 2019 आयुष्मान आरोग्य मंदिर कहां पर बने, राजस्थान के अंदर बने। 50 मंदिरों को आपके NBH का प्रमाणन है वो मिल चुका है। विशेषता क्या है, पारंपरिक प्लस आधुनिक चिकित्सा सेवाओं का समन्वय, यानी आपके राजस्थान आयुष स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर के एक सम्मेलन हुआ था लोनावाला के अंदर, लोनावाला महाराष्ट्र के अंदर। उस कॉन्क्लेव का नाम था राष्ट्रीय आयुष मिशन कॉन्क्लेव। 1 और 2 मई को वहां पर आयोजन हुआ था। राजस्थान की तरफ से वहां पर जो है आपके उप मुख्यमंत्री जो दूदू से संबंधित है, उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद जी बेरवा। कौन है भाई, प्रेमचंद जी बेरवा उप मुख्यमंत्री है, वो आपके यहाँ पर शामिल होने के लिए गए थे राजस्थान की ओर से। ठीक है, और वहां पर इनको जो है ये पुरस्कार मिला था, अग्रणी जो राजस्थान रहा था प्रथम पुरस्कार इनको मिला था। इन्होंने वहां पर जो है ये डॉक्यूमेंट दिए थे कि देश में सर्वाधिक 2019 आयुष्मान आरोग्य मंदिर राजस्थान में बने हैं। 50 मंदिरों को NBH का जो है आपके पुरस्कार भी मिल चुका है। ठीक है, तो ये याद रखें, प्रेमचंद जी बेरवा गए थे, लोनावाला के अंदर हुआ था, राजस्थान यहाँ पर अग्रणी रहा था। उसके बाद में देखो, इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सा पद्धति बोर्ड का गठन। इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सा पद्धति बोर्ड का गठन की बात करें, इसकी अधिसूचना 30 अप्रैल को जारी हुई थी। 1 मई 2025 से ये बोर्ड प्रभावी हो चुका है। इस बोर्ड के अंदर 1 अध्यक्ष प्लस 5 सदस्य होंगे और यहाँ पर जो अध्यक्ष बनाया है वो प्रमुख सचिव, जो आयुष विभाग के प्रमुख सचिव होते हैं उनको अध्यक्ष बनाया है। अधिसूचना इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सा पद्धति बोर्ड का गठन अधिसूचना 30 अप्रैल को प्रभावी हो गया था। 1 मई से 1 अध्यक्ष प्लस 5 सदस्य होंगे। अध्यक्ष कौन होगा, आपके आयुष विभाग का जो प्रमुख सचिव है वो इसका अध्यक्ष होगा। सदस्य 5 हैं, हेमंत सेठिया, गोविंदलाल सैनी, कुलदीप वर्मा, हरि सिंह बुमरा और SS पाटोदिया। ये कौन से, ये 5 सदस्य हैं। पृष्ठभूमि क्या है इसकी, इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सा बोर्ड की पृष्ठभूमि क्या है, वसुंधरा राज्य सरकार ने इस पद्धति को कानूनी मान्यता दी थी और देश में इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सा पद्धति को कानूनी मान्यता देने वाला राज्य प्रथम स्थान पर रहा है, या राजस्थान देश का पहला राज्य है जिन्होंने ऐसी जो है आपके मान्यता दी थी, इस पद्धति को कानूनी मान्यता दी थी। और अब जो बोर्ड का गठन कर दिया गया है 1 + 5 और प्रमुख सचिव, ये चीज भी याद रखें। अगला देखो, राजस्थान राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग राजनीतिक प्रतिनिधित्व आयोग, यानी राजस्थान राज्य OBC जो आयोग है, राजस्थान राज्य आपके OBC अन्य पिछड़ा वर्ग जो आयोग बनाया गया था उसका राजनीतिक प्रतिनिधित्व की दृष्टि से जो आयोग बनाया था, इस आयोग राज्य में पहली बार इस आयोग की स्थापना हुई है। तिथि 27 मई 2025 को अध्यक्ष एवं सदस्यों की यहाँ पर नियुक्ति हुई है। उद्देश्य क्या था, पंचायत और शहरी निकाय चुनावों में OBC आरक्षण का क्या करना, OBC आरक्षण का निर्धारण करना था। अध्यक्ष सेवानिवृत्त जिला जज मदन लाल आपके हैं वो बने हैं, यानी सेवानिवृत्त जिला जज मदन लाल सोजत पाली के जो सेवानिवृत्त जिला जज हैं इनको आपके अध्यक्ष बनाया गया है। सदस्य मोहन मोरवाल, राजीव सक्सेना, एडवोकेट गोपाल कृष्ण और
पवन मंडाविया ये इनके सदस्य हैं। राजस्थान राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग राजनीतिक प्रतिनिधित्व आयोग है, इसके अध्यक्ष कौन है? मदन लाल है, ये याद रखना। उद्देश्य क्या है? पंचायत और शहरी निकायों में ओबीसी आरक्षण निर्धारण करना इसका उद्देश्य है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, याद रखना है। उसके बाद में देखो नए बिल्डिंग बाइलॉज राजस्थान 12 मई 2025 बिल्डिंग बाइलॉज, यानी ये आपके हाल ही में झालावाड़ के अंदर स्कूल की जो बिल्डिंग गिर गई थी, जिसके बाद में ये आपके नियम लाए गए थे। उद्देश्य क्या था कि बिल्डरों पर सख्ती, जनहित, पर्यावरण संरक्षण और व्यवस्थित शहरी विकास सुनिश्चित करना। मुख्य बदलाव क्या क्या होगा? हाई राइज की इन्होंने परिभाषा बदली है। अब 15 मीटर यानी 5 मंजिल से ऊंची इमारतें हाई राइज के अंतर्गत आएगी। पहले 18 मीटर थी, अब इन्होंने जो है वो घटा करके कितनी कर दी है? 15 मीटर या 5 मंजिल है। जो 5 मंजिल या 15 मीटर की इमारतें हैं वो हाई राइज परिभाषा के अंतर्गत आएगी। इसके अलावा हरे क्षेत्र की अनिवार्यता इन्होंने कर दी है भाई। कैसे कर दी? जैसे देखो 750 वर्ग मीटर, 750 वर्ग मीटर प्लस गैर व्यावसायिक भूखंड में 10 से 20% ओपन या फिर ग्रीन स्पेस अनिवार्य। इन्होंने कहा कि या तो 750 वर्ग मीटर प्लस जो गैर व्यावसायिक भूखंड है उसके अंदर 10 से 20% ओपन या ग्रीन स्पेस क्या है? अनिवार्य है। फिर उन्होंने सेटबैक की सीमा तय कर दी। मल्टी स्टोरी इमारत का अधिकतम सेटबैक कितना होना चाहिए? 16 मीटर होना चाहिए। उसके बाद में इन्होंने कहा कि भूखंड का आकार है वो मल्टी स्टोरी के लिए न्यूनतम 1000 वर्ग मीटर, पहले 750 वर्ग मीटर था। अब इन्होंने कह दिया कि जो मल्टी स्टोरी अगर इमारत बन रही है कोई, तो उसका 1000 वर्ग मीटर क्या है? स्पेस न्यूनतम भूखंड का आकार होना चाहिए। कॉम्प्लेक्स निर्माण नियम, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स सिर्फ 24 मीटर चौड़ी सड़क पर, पहले 18 मीटर था, अब आपके कितने कर दिए? यदि आपके कमर्शियल कॉम्प्लेक्स का आप निर्माण करना चाहते हो तो उसके पास में रोड कितनी? 24 मीटर चौड़ी रोड होनी चाहिए। पहले ये 18 मीटर थी, अब इसको बढ़ा करके 24 मीटर कर दिया। तो ये कुछ नए बिल्डिंग बाइलॉज में इन्होंने बदलाव किए हैं। ग्रेट इंडियन ट्रेवल बाजार, ये ग्रेट इंडियन ट्रेवल बाजार है, ये आपके इंपॉर्टेंट है, यहाँ से जो है वो प्रश्न पूछे जाने की संभावना रहती है। स्थान कौन सा? नोवोटेल। नोवोटेल कन्वेंशन सेंटर कहाँ पर? जयपुर के अंदर। आयोजक कौन? राजस्थान पर्यटन विभाग और केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय और फिक्की, इन तीनों ने मिलकर के ग्रेट इंडियन ट्रेवल बाजार का है वो आपके आयोजन किया था। उद्देश्य क्या था? इनबाउंड पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु B2B मंच, ठीक है, इनबाउंड पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु B2B मंच। और उसके बाद में आप देखो स्थान याद रखना है आपको। एक आयोजन कब हुआ था? 4 से 6 मई 2025 को, यानी ग्रेट इंडियन ट्रेवल बाजार का आयोजन कब हुआ? 4 से 6 मई 2025 को हुआ। इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। स्थान कौन सा? नोवोटेल कन्वेंशन सेंटर जयपुर है। आयोजक कौन थे? तो राजस्थान पर्यटन विभाग है, केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय और फिक्की है। इसके बाद उद्देश्य क्या है? इनबाउंड पर्यटन को बढ़ावा देना है तो B2B मंच और भागीदारी अंदर इसके अंदर 53 देशों के 270 विदेशी टूर ऑपरेटर इनके अंदर भागीदारी निभाई, प्लस 10 भारतीय राज्यों के पर्यटन बोर्ड, किनकी भागीदारी रही इसके अंदर? 53 देशों के 270 विदेशी टूर ऑपरेटर थे। 53 देशों के 270 विदेशी टूर ऑपरेटर और 10 भारतीय राज्यों के पर्यटन बोर्ड भी इसके अंदर शामिल थे भाई। ठीक है, ग्रेट इंडियन ट्रेवल बाजार नाम है। 4 से 6 मई जयपुर। बैठक के अंदर हुई थी 11,000 प्लस पूर्व निर्धारित आपकी मीटिंग्स हुई थी। विशेष आयोजन आपके MIC मीटिंग्स हुई थी। MIC का मतलब हो गया मीटिंग्स, इनिशिएटिव्स, कॉन्फ्रेंसेज एंड एग्जीबिशंस हुआ था। तो विशेष आयोजन हुआ था MIC का, और इसको बढ़ावा देना यानी मीटिंग्स, इनिशिएटिव, कॉन्फ्रेंसेज एंड एग्जीबिशन को बढ़ावा देना। शोध रिपोर्ट यहाँ पर जारी की गई थी, हाउ टू ग्रो इनबाउंड टूरिज्म इन इंडिया, अनलॉकिंग लॉन्ग हॉल अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, ये एक शोध रिपोर्ट जारी की गई थी। तो इन बातों का आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में देखो राजस्थान में विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास हुआ, यानी ये आपके मोदी जी यहाँ पर आए थे। कहाँ पर? बीकानेर मोदी जी आए थे, वहां पर राजस्थान में विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन हुआ था। और ये आपको याद रखना है कि यहाँ पर 26,000 करोड़ की लागत की परियोजनाओं का वो शिलान्यास हुआ था। कहाँ पर? देखो पलाना देशनोक बीकानेर के अंदर आए थे। विशेष प्रधानमंत्री मोदी ने करणी माता मंदिर में पूजा अर्चना की थी, आप सभी को पता है, खूब रिले आई थी। मुख्य कार्य इनका क्या था? 1100 करोड़ रुपए के लागत से 103 पुनर्विकसित अमृत स्टेशन का इन्होंने जो है आपके क्या उद्घाटन किया। यानी पूरे भारत के अंदर 1100 करोड़ की लागत से 103 पुनर्विकसित अमृत स्टेशन, यानी अमृत स्टेशन की जो आपके योजना चल रही है पूरे भारत के अंदर, जो रेलवे स्टेशन है उनको आपके क्या है आधुनिक बनाना और अमृत स्टेशन योजना के अंतर्गत लाने का प्रयास चल रहा है। तो जिसके अंदर आपके यहाँ पर है पलाना के अंदर जब मोदी जी आए थे 26,000 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास किया था, उसके अंदर 1100 करोड़ की लागत से 103 जो रेलवे स्टेशन है उनको पुनर्विकसित करने की बात की गई थी या उनका उद्घाटन किया गया था। 18 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के 86 जिलों के अंदर कितने स्टेशन है? 103 स्टेशन है, जबकि कितने? 18 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के 86 जिलों के अंदर है बात है। इसके अंदर राजस्थान के कितने हैं? इसके अंदर कितने? राजस्थान के 8 स्टेशन इसके अंदर शामिल हैं। और 8 कौन से? एक तो देशनोक स्टेशन, एक गोगामेडी, एक बूंदी, एक मांडलगढ़, गोविंदगढ़, मंडावर महुआ रोड और फतेहपुर शेखावटी और राजगढ़। ये 8 राजस्थान के ऐसे स्टेशन हैं
जिनको यहाँ पर है शामिल किया गया था 103 के अंतर्गत। यानी टोटल 18 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के 86 जिलों, 18 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के 86 जिलों के 103 जो पुनर्विकसित स्टेशन है, उसके अंदर 8 स्टेशन अपने राजस्थान से संबंधित है। ये ध्यान में रखें, प्लान बीकानेर आए थे, 26,000 करोड़ की योजना थी। यह परियोजनाओं को इन्होंने जो शिलान्यास किया था। उसके बाद में देखो, देशनोक स्टेशन की डिजाइन करणी माता मंदिर से प्रेरित है। पहली बीकानेर, बीकानेर मुंबई एक्सप्रेस ट्रेन की यहाँ से हरी झंडी दिखाई। चूरू शादुलपुर जो रेल है, वहाँ की 58 किलोमीटर की रेल लाइन की आधारशिला वो रखी। राष्ट्र रेल विद्युतीकरण राष्ट्र को समर्पित इन्होंने किया। जो सूरतगढ़ फ्लोदी फुलेरा डेगाना, देखो सूरतगढ़ फ्लोदी फुलेरा डेगाना उदयपुर हिम्मतनगर और फ्लोदी जैसलमेर और समदड़ी बाड़मेर, ये यहाँ पर जो रेल विद्युतीकरण है यहाँ पर इन लाइनों के अंदर वो आपके राष्ट्र को समर्पित कर दिया गया। इसके अलावा राजसमंद प्रतापगढ़ भीलवाड़ा धौलपुर में नर्सिंग कॉलेज का उद्घाटन, यहाँ पर राजसमंद प्रतापगढ़ भीलवाड़ा और धौलपुर के अंदर। जल परियोजना झुंझुनू और पाली में ग्रामीण और शहरी जलापूर्ति योजनाओं की आधारशिला यहाँ पर रखी गई थी। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखें कि प्रश्न आ सकता कि किन जिलों के अंदर ग्रामीण और शहरी जलापूर्ति की आधारशिला रखी थी जब मोदी जी आपके बीकानेर के आए थे। 26,000 करोड़ की जो परियोजना है उनके अंदर ये सारी चीजें शामिल है। ठीक है, उसके बाद में देखो भारत का, ये इंपॉर्टेंट है, भारत का पहला कौन सा भाई, पहला विश्व ऑडियो विजुअल मनोरंजन शिखर सम्मेलन, ये आपके वेव्स जिसको बोलते हैं वेव्स इंडिया समिट, क्या बोलते हैं, वेव्स इंडिया समिट बोलते हैं। भारत का पहला विश्व ऑडियो विजुअल मनोरंजन शिखर सम्मेलन वेव्स इंडिया समिट बोलते हैं। ये आपके अति महत्वपूर्ण है, ये याद रखना, ये पूछा जाता है, प्रश्न में पूछा जाएगा। तारीख 104 मई 2025 को हुआ था। जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर कहां पर, मुंबई के अंदर। कहां आयोजन हुआ था, जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर मुंबई के अंदर इसका आयोजन हुआ था। विशेष उद्देश्य इसका क्या है, ऑडियो विजुअल इंडस्ट्री में भारत की क्षमता को वैश्विक मंच पर पेश करना, यानी ऑडियो विजुअल इंडस्ट्री में भारत की क्षमता को क्या है आपके वैश्विक मंच पर पेश करना, ये इसका उद्देश्य था। राजस्थान का योगदान, 5 स्टार्टअप को यहाँ पर विशेष स्थान मिला है राजस्थान के। जैसे एक तो आर्टिफैलेक्स उदयपुर, कौन सा स्थान, एक तो आर्टिफैलेक्स उदयपुर, याद रखना। इतिहासम प्रोडक्ट के माध्यम से राजस्थान की योद्धाओं और आपके ऐतिहासिक किलों की गौरवशाली कहानियों का वर्चुअल रूप में प्रस्तुत किया गया था। तो आर्टिफैलेक्स उदयपुर। उसके बाद में दूसरा है गोगंज। 1 से 7 या 8 मिनट की शॉर्ट वीडियो और विज्ञापन 12 भाषाओं में लो कॉस्ट एंड सॉल्यूशन के आधार पर गोगंज है, यह कि विज्ञापन है या शॉर्ट वीडियो है। तो ये यहाँ पर प्रदर्शन किया गया था। 5 स्टार्टअप को विशेष स्थान मिला था यहाँ पर इस सम्मेलन के अंदर। तो एक तो आर्टिफ्लैक्स हो गया और एक गोगंज हो गया। इनका मुख्य सेक्टर कौन था, गेमिंग, कॉमिक्स, डिजिटल स्टोरी टेलिंग था। उसके बाद में देखो बाल विवाह मुक्त राजस्थान अभियान, कौन सा भाई, बाल विवाह मुक्त राजस्थान अभियान है। 2 मई 2025 शुरू करने वाली उप मुख्यमंत्री कौन है भाई, दिया कुमारी आपके इसके शुरू करने वाली है। तो ये याद रखें कि बाल विवाह मुक्त अभियान शुरू करने वाली उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी। बाल विवाह जैसी सामाजिक बुराई को खत्म करना, सतर्क निगरानी और त्वरित कार्रवाई करना इसका उद्देश्य है। पहल नया लोगो और नया थीम सॉन्ग लॉन्च किया था यहाँ पर इस अभियान के तहत। शुभारंभ कब हुआ ये थोड़ा ध्यान रख लेना, 2 मई को हुआ। बाल विवाह मुक्त राजस्थान अभियान शुरू करने वाले कौन है ये भी याद रख लेना, उद्देश्य तो नाम से स्पष्ट है। उसके बाद में राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग और बाल अधिकार विभाग, राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग और बाल अधिकार विभाग के सहयोग से राज्य स्तरीय ओरिएंटेशन ये कार्यशाला आयोजन हुई थी, जिसमें 400+ प्रतिभागी, बाल कल्याण समितियां, बाल संरक्षण इकाइयां, शिक्षक, पुलिस अधिकारी, सामाजिक संगठन इसके अंदर शामिल हुए। रणनीति क्या थी, सामुदायिक भागीदारी निभाकर स्थानीय स्तर पर निगरानी तंत्र को मजबूत करना, ताकि अगर कोई पर बाल विवाह है तो तुरंत आपको सूचना दे दे, तुरंत जो है वो निगरानी रखे। और ये अभियान 2 मई से शुरू हुआ था। तो इसकी जो है थोड़ा याद रखना, दिया कुमारी द्वारा इसको शुरू किया गया था। उसके बाद में देखो 19वां आपके मोजियांग इंटरनेशनल ट्विन फेस्टिवल कहाँ हुआ था, चीन हुआ। यानी मोजियांग इंटरनेशनल ट्विन फेस्टिवल कहाँ पर आयोजन हुआ था, आपके नाम से स्पष्ट है, चीन का ही नाम है। तो चीन में हुआ था 30 अप्रैल 4 मई। जोधपुर की जुड़वा बहनें मंजरी मयूरी अरोड़ा, विजेता कौन रही थी भाई, जोधपुर की जुड़वा बहनें मंजरी मयूरी अरोड़ा, यानी 19वां मोजियांग इंटरनेशनल ट्विन फेस्टिवल चाइना। विजेता जोधपुर की जुड़वा बहन है मंजरी और मयूरी अरोड़ा, यहाँ पर ये विजेता रही थी। उपलब्धि इन्होंने क्या प्राप्त की, बेस्ट डांस परफॉर्मेंस की। पहले आईफा अवार्ड्स में माधुरी दीक्षित के साथ में ये परफॉर्मेंस कर चुकी है, यानी आईफा अवार्ड्स के अंदर माधुरी दीक्षित के साथ में ये अपनी परफॉर्म कर चुकी है। ठीक है, अपना जो है उत्कृष्ट दे चुकी है। उसके बाद में यहाँ पर बेस्ट डांस परफॉर्मेंस के लिए इनको उपलब्ध ये मिला था, ये विजेता रही थी मंजरी मयूरी अरोड़ा।
6 साल से कथक और राजस्थानी नृत्य सीख रही है कोरियोग्राफर प्रेरणा राठी। इनकी कोरियोग्राफर कौन है? प्रेरणा राठी इनको सिखाने वाली। और ये 6 साल से कथक और राजस्थानी नृत्य क्या है सीख रही है। कौन? जुड़वा बहन मंजरी और मयूरी। उन्होंने 19वां मोन्जियांग इंटरनेशनल ट्विन फेस्टिवल जीता है, तो ये भी याद रखें। जोधपुर की है, ये भी याद रखें। वात्सल्य कवच, वात्सल्य कवच अंतर्राष्ट्रीय मातृ दिवस 11 मई, ये याद रखें। अंतर्राष्ट्रीय जो मातृ दिवस है 11 मई को मनाया जाता है। वात्सल्य कवच चिकित्सा विभाग जयपुर द्वारा। थीम मातृत्व की सुंदरता। थीम क्या है भाई? थीम आपके मातृत्व की सुंदरता है। शिक्षा चिकित्सा विभाग जयपुर। स्थान है, उपयोग क्या है? सार्वजनिक स्थानों पर जो माताएं और शिशु है वो आपके माताएं अपने शिशु को जब स्तनपान कराती है तो उनको सुविधा देने वाला कपड़ा क्या कहलाता है? कवच कहलाता है। यानी सार्वजनिक स्थानों पर माताओं को शिशु को स्तनपान कराने में सुविधा देने वाला जो कपड़ा होता है वो कवच कहलाता है भाई। मातृत्व की सुंदरता इसकी थीम है। निर्माता कौन है? अयाज शेख। निर्माता कौन है इसके? अयाज शेख है झालावाड़ के। और इनका जो स्टार्टअप है वो कौन सा है? एजेड इनोवेशन स्टार्टअप है अयाज शेख का, ये झालावाड़ के है। तो वात्सल्य कवच बोलते हैं जिसको, याद रखना। इस कवच का क्या नाम रखा गया था? वात्सल्य कवच रखा गया था। वात्सल्य कवच जो कौन सा एक कपड़ा है। वात्सल्य कवच क्या है? कपड़ा है जो सार्वजनिक स्थानों पर माताओं को शिशु को स्तनपान कराने की सुविधा देने वाला एक कपड़ा है, वात्सल्य कवच बोलते हैं जिसको, याद रखना। ठीक है, चिकित्सा विभाग जयपुर याद रखना। उसके बाद में मिशन हरियालो। मिशन हरियालो राजस्थान की बात करें तो ये आपके मानसून जो सत्र आया था या मानसून जब आया था, मानसून 2025 के अंदर इन्होंने कहा था कि लगभग 7 करोड़ पौधे लगाएंगे। यानी टारगेट क्या रखा इन्होंने, लक्ष्य क्या रखा? मानसून 2025 में लगभग 7 करोड़ पौधे लगाने का इनका टारगेट है। इन संयुक्त प्रयास किसने? स्वायत्त शासन विभाग का रहेगा, कृषि एवं उद्यानिकी विभाग रहेगा, पीडब्ल्यूडी का भी रहेगा, उच्च शिक्षा, मेडिकल शिक्षा, पंचायती राज सहित 17+ विभाग। यानी सभी विभागों को बोल दिया गया कि मिलकर के संयुक्त रूप से प्रयास करेंगे। और इस मानसून के अंतर्गत हम लगभग 7 करोड़ पौधे हैं वो लगाएंगे। और इस मिशन का नाम मिशन हरियालो राजस्थान रखा गया है। रणनीति क्या है भाई? एक जिला एक प्रजाति नीति। इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है। एक जिला एक प्रजाति नीति। हर जिले में कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय टास्क फोर्स का है वो गठन किया जाएगा। कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय टास्क फोर्स। स्थानीय प्रजातियों को इसके अंदर क्या दी जाएगी? प्राथमिकता है वो दी जाएगी, क्योंकि पौधारोपण करेंगे। क्या करेंगे भाई? पौधारोपण करेंगे 7 करोड़। तो जहां पर जिस क्षेत्र के अंदर पौधा रोपा जाएगा वहां की स्थानीय प्रजातियां कौन कौन सी है उनको प्राथमिकता देकर के उनको ज्यादा है वहां पर आपके लगाएंगे। ठीक है, और हर जिले के अंदर जो जिला कलेक्टर है उसकी अध्यक्षता के अंदर जिला स्तरीय टास्क फोर्स लगाएंगे। और ये स्थानीय का मतलब हो गया कि एक जिला एक प्रजाति नीति, यानी एक जिले की स्थानीय प्रजाति देख लेंगे ये प्रजाति है, फिर उस जिले के अंदर सभी संस्थाओं द्वारा उस प्रजाति का है वो पौधारोपण किया जाएगा। तो एक जिले के अंदर एक प्रजाति का पौधारोपण किया जाएगा। टारगेट कितने रखे? 7 करोड़ पौधे लगाने का इन्होंने टारगेट रखा है। मुख्य ऑक्सीजन देने वाला वृक्ष कौन सा है? तो पीपल है, एक बरगद है और एक गुलमोहर है। इन पे ज्यादा फोकस रहेगा। ये मुख्य ऑक्सीजन देने वाला वृक्ष है पीपल, बरगद और गुलमोहर, तो इनको भी आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में देखो सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी, अजमेर में नई आदर भूमि जो है आपको, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी मिल गई। यानी सर्वोच्च न्यायालय ने राजस्थान सरकार के प्रस्ताव को क्या दे दी? मंजूरी दे दी है। राजस्थान सरकार ने यहाँ पर प्रस्ताव दिया था जो सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी दे दी इसको। अजमेर के निकट 2 नई आदर भूमि विकसित होगी। उद्देश्य अन्ना सागर झील के आसपास सतत शहरी विकास और पारिस्थितिकी संतुलन को बहाल करना भाई। ठीक है, यह हाल ही में खूब चर्चा में रहा। अन्ना सागर झील खूब चर्चा में रही थी सुप्रीम कोर्ट में, हमने पहले भी पढ़ा था, इसके एग्जाम के अंदर प्रश्न भी आया हुआ है। अजमेर के अंदर जो झीलों का नाम भी चेंज किया गया है, फोय सागर का भाई नाम भी चेंज किया गया है। तो ये अजमेर जो है आपके काफी चर्चा में रहा है। तो याद रखना अन्ना सागर जो झील है उसके आसपास में सतत शहरी विकास और पारिस्थितिकी संतुलन को बहाल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अजमेर के पास में, अजमेर के निकट कितनी नई आदर भूमियां विकसित करने की जो मंजूरी दी है। तो ये याद रखना, अजमेर के निकट मंजूरी तो दे दी है लेकिन कितने? अजमेर में 2 नए आदर भूमि बनेंगे भाई, ये ध्यान में रखना। संख्या याद रखना कितनी? 2 तरीके से प्रश्न आएगा कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किस स्थान पर आदर भूमि विकसित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? अजमेर। दूसरा आएगा अजमेर के अंदर कितनी आदर भूमि विकसित होगी? तो 2। फिर किस झील के पास में या किस झील के लिए? तो अन्ना सागर झील के लिए, ये भी याद रख लेना। उसके बाद में देखो सुवादाई माँ का सम्मान, ये इनका गांव कौन सा है? कोटड़ी गांव, रूपनगढ़, जो अजमेर से संबंधित है। सुवादाई माँ, आयु इनकी 85 वर्ष है। पिछले 60 वर्षों में 2800+ सुरक्षित प्रसव करवाए हैं भाई इन्होंने। ठीक है, अपने सभी के गांवों के अंदर एक जो है दाई माँ होती है जो आपके क्या करवाती है। आजकल तो सभी हॉस्पिटल जाने लगे थे, पहले हॉस्पिटल वगैरह नहीं जाते थे। गाँव के अंदर जो दाई माँ होती है वही क्या आपके प्रसव करवाती थी। और
इन्होंने पिछले 60 वर्षों में 2800 से ज्यादा सुरक्षित प्रसव करवाए हैं। इसके लिए सुवा दाई मां को सम्मानित किया गया है। ये कोटडी रूपनगढ़ अजमेर से संबंधित है। सम्मान 11 मई 2025 को अंतर्राष्ट्रीय मातृ दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री दिया कुमारी द्वारा इसको सम्मान दिया गया है। ठीक है, अहिल्याबाई होलकर की इस बार कौन सी भी जयंती मनाई गई, याद रख लेना, पूछा जा सकता है। अहिल्याबाई होलकर की इस बार कौन सी जयंती 320 31 मई 2025 को राजस्थान सरकार द्वारा अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती का आयोजन किया गया था। इंपॉर्टेंट है, याद रखना भाई। उसके बाद में देखो अगला आपका महाराणा प्रताप अवार्ड और गुरु वशिष्ठ अवार्ड के लिए नए नियम है वो लागू किए गए हैं। पुराने नियम क्या थे? राष्ट्रीय फेडरेशनों की प्रतियोगिताओं के पदकों की वेटेज इसके अंदर शामिल थी, अब है वो खत्म कर दिए। अब ये कह रहे हैं कि जो राष्ट्रीय फेडरेशन है उन प्रतियोगिताओं के अंदर जो पदक है उनकी वेटेज इन पुरस्कारों के लिए शामिल नहीं किया जाएगा। इन्होंने नए आधार इसके अंदर शामिल किए, महाराणा प्रताप अवार्ड और गुरु वशिष्ठ अवार्ड। नए आधार कौन से? एक तो नेशनल गेम्स इसके अंदर शामिल करेंगे, एक आपके ओलंपिक शामिल करेगा, एशियन गेम्स रहेंगे, कॉमनवेल्थ गेम्स रहेंगे, वर्ल्ड कप और वर्ल्ड चैंपियनशिप जो भी है वो इसके अंदर शामिल रहेगी। इसके एशियन गेम्स, एशियन कप्स और एशियन चैंपियनशिप भी इसके अंदर शामिल रहेगी। यानी इतने सारे गेम्स है वो अर्जुन अवार्ड और गुरु वशिष्ठ अवार्ड के लिए शामिल रहेंगे। इन्होंने राष्ट्रीय फेडरेशनों को हटा दिया भाई। ठीक है, राष्ट्रीय फेडरेशन की जितनी भी प्रतियोगिता है उनको हटा दिया है। और आखिरी बार ये जो महाराणा प्रताप पुरस्कार है वो कब दिए गए थे भाई? आखिरी बार 2018 के अंदर दिए गए थे। तो ये भी याद रखना है, 2018 के बाद में हाल ही फिलहाल में ये पुरस्कार नहीं दिया गया है, फिर भी आपको याद रखना 2018। ठीक है, उसके बाद में देखो आप डॉक्टर रमेश इंदौलिया की नियुक्ति की गई थी। एंटी डोपिंग पैनल अपील के सदस्य बने भाई। एंटी डोपिंग अपील पैनल यानी नाडा के सदस्य कौन बने? डॉक्टर रमेश इंदौलिया बने हैं, 2 वर्ष के लिए बने हैं। वर्तमान इनका पद है प्रेसिडेंट फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल आपके मलखंभ, यानी फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल मलखंभ के अध्यक्ष कौन है? वो आपके रमेश इंदौलिया है। और अब इनकी नियुक्ति कहां पर कर दी है? एंटी डोपिंग अपील पैनल है उनके सदस्य के रूप में इनकी कर दी है। तो ये अध्यक्ष है और इनके सदस्य के रूप में नियुक्ति वहां पर भी की गई है। तो ये दोनों चीज याद रखें, डॉक्टर रमेश इंदौलिया याद रखें। उसके बाद में आप देखो बंडदेवरा मंदिर का जीर्णोद्वार हुआ था। अब ये देखो ये आपके कहां पर कब चर्चा में रहा था? ये आपके मही के अंदर चर्चा में रहा था। और भिंड देवरा से संबंधित आपके प्रश्न पूछ लिया गया था किसमें? पटवारी के अंदर। तो कहीं ना कहीं क्या है, जो चीजें करंट के अंदर चर्चा में रहती है, करंट से तो उसका प्रश्न आता ही आता है। प्लस आपके स्टैटिक जीके में भी उनसे संबंधित प्रश्न आता ही आता है। जैसे वन देवरा मंदिर का जीर्णोद्वार अभी हाल ही में किया गया था, 12 जिले के अंदर स्थित है। 10वीं शताब्दी के अंदर इसका है वो काल है या निर्माण काल है। यहां से प्रश्न पूछा था किसके द्वारा करवाया गया था, उनका नाम पूछा था मल्लय वर्मा। ठीक है, मल्लय वर्मा था राजा, तो उसका नाम आपको याद करना था, ये पूछा गया था भाई। ठीक है, मिनी खजुराहो कहते हैं इसको, आपको सबको पता है। भिंड देवरा हाड़ौती का खजुराहो भी कहते हैं, या मिनी खजुराहो भी कहते हैं। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण द्वारा इसका जीर्णोद्वार है वो किया गया था, तो ये आपको ध्यान में रखें। उसके बाद में देखो ऑपरेशन शील्ड। ऑपरेशन शील्ड क्या है? दूसरी सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल है ये। दूसरी सिविल और डिफेंस, सिविल आपके 31 मई के अंदर राजस्थान के सभी जिलों के अंदर ऑपरेशन सिंदूर था, तो उस दौरान ये आपके ऑपरेशन शील्ड आयोजन हुआ था कि ये दूसरी सिविल और डिफेंस मॉक ड्रिल थी राजस्थान के सभी जिलों के संवेदनशील क्षेत्रों के अंदर। तो ऑपरेशन शील्ड याद रखें। उसके बाद में देखो एसपी सुधीर चौधरी का सम्मान हुआ था। ये आपके उस समय जैसलमेर के एसपी थे, 2015 के बैच के आईपीएस है, एसपी जैसलमेर है, उनको सम्मानित किया था। जनरल सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र जो द्विवेदी है, इन्होंने इनको सम्मानित किया था एसपी जैसलमेर को। ऑपरेशन सिंदूर में सेना और बीएसएफ के साथ बेहतर तालमेल और उत्कृष्ट कार्य के लिए आपका सेना अध्यक्ष जो जनरल उपेंद्र द्विवेदी है, उन्होंने एसपी सुधीर चौधरी को सम्मानित किया था ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। सम्राट पृथ्वीराज चौहान की 859वीं जयंती, ये जयंतियां थोड़ी याद रखनी है, यहां से प्रश्न पूछे जाने की संभावना है आरपीएससी के अंदर। अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती है और 859वीं जयंती सम्राट पृथ्वीराज चौहान की है भाई। ठीक है, तो ये याद रख लेना, पृथ्वीराज चौहान। और पृथ्वीराज चौहान की जो आपकी जयंती है वो कौन सी है? 859वीं जयंती है। अहिल्याबाई की 300वीं, दोनों याद रखना, इंपॉर्टेंट है। और स्थान अजमेर है। राज्य धरोहर प्राधिकरण और सम्राट पृथ्वीराज चौहान स्मारक समिति है, इन्होंने इसका आयोजन किया था। हरिदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय ने एमओयू रद्द किया था। ये आपको पता है, ऑपरेशन सिंदूर के समान जब तुर्की ने पाकिस्तान को ड्रोन दिए थे तो भारत के जितने भी यूनिवर्सिटी या संस्थाएं हैं उन्होंने तुर्की से आपके क्या जितने भी एमओयू है वो रद्द कर दिए। तुर्की की एफियोन कोटा पे ये यूनिवर्सिटी थी, उनसे ये हरिदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय ने एमओयू रद्द कर दिया है, तो ये ध्यान में रखना है। उसके बाद भी देखो
टाइड है, हम पढ़ चुके हैं टाइड क्या है। टाइड एक एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो प्रदेश के छोटे उद्यमी या एमएसएमई स्तर के जो उद्यमी हैं उनको डिजिटल समाधान उपलब्ध करवाता है। डिजिटल समाधान उपलब्ध करवाता है, एकल खिड़की के रूप में ये काम करता है। किसके लिए? छोटे उद्यमियों के लिए एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म है टाइड। तो ये याद रखें, ये हम पढ़ चुके हैं। वंदे भारत सुपरफास्ट एक्सप्रेस बात करें, उसका मेंटेनेंस डिपो कहाँ बनेगा? मोस्ट इंपोर्टेंट है, जोधपुर में बनेगा भाई। वंदे भारत सुपरफास्ट एक्सप्रेस का मेंटेनेंस डिपो का निर्माण कहाँ हो रहा है? आधुनिक ट्रेनों के रख रखाव के लिए जोधपुर में बन रहा है। भगत की कोठी जोधपुर में बन रहा है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रख लेना, यहाँ से प्रश्न पूछे जाने की संभावना ही है। उसके बाद में देखो स्टेट लेवल ऑनलाइन ट्रेनिंग ऑन मेंटल हेल्थ अवेयरनेस की बात करें, युवा बोर्ड और यूनिसेफ के सहयोग से। देखो स्टेट लेवल ऑनलाइन ट्रेनिंग ऑन मेंटल हेल्थ अवेयरनेस, यानी स्टेट लेवल की ऑनलाइन ट्रेनिंग किसके लिए? मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के लिए युवा बोर्ड और यूनिसेफ के सहयोग से। बच्चों का मानसिक स्वास्थ्य, उद्देश्य क्या है? नाम से ही स्पष्ट है, मेंटल हेल्थ है, बच्चों का मानसिक स्वास्थ्य। 3 चरणों में इसको ऑनलाइन आयोजन हुआ, 17, 24 और 31 मई, प्रत्येक शनिवार को है। 3 चरणों के अंदर इन दोनों के सहयोग से, युवा बोर्ड और यूनिसेफ के सहयोग से इसका आयोजन हुआ था। यानी बच्चों के अंदर क्या है? अवेयरनेस फैलाई गई थी, जागरूकता फैलाई गई थी। पीडब्ल्यूडी की सड़क गुणवत्ता निरीक्षण यात्रा क्या है? शगुनी। ये याद रखे भाई, शगुनी क्या है? देखो शगुनी क्या है, तो शगुनी पीडब्ल्यूडी की सड़क गुणवत्ता निरीक्षण यात्रा है। कुल मिला के शगुनी क्या है? शगुनी एक निरीक्षण यात्रा है। क्या भाई? शगुनी एक निरीक्षण यात्रा है। किसकी है? तो आप कहोगे सर पीडब्ल्यूडी की निरीक्षण यात्रा। निरीक्षण किसकी करेंगे? ये सड़कों की गुणवत्ता किसकी आपका निरीक्षण करेगी? सड़क की गुणवत्ता का निरीक्षण है, ठीक है। तो याद रख लेना, सड़क की गुणवत्ता का निरीक्षण करने हेतु एक यात्रा निकालेगी, उस यात्रा का नाम शगुनी रखा गया और ये पीडब्ल्यूडी की है। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के अंदर इस यात्रा को दर्ज किया गया, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के अंदर। और डीएलपी सड़कों की गुणवत्ता जांचने के लिए 11,200 किलोमीटर की दूरी इन्होंने तय की थी, यानी 11,200 किलोमीटर की दूरी इन्होंने तय की थी सड़कों की गुणवत्ता जांचने के लिए। अवधि इनकी 30 मार्च 2025 श्री गंगानगर से इसकी शुरुआत हुई थी। 1 मई, यानी आप देख लो कि अप्रैल माह 31 दिन हुआ, अप्रैल माह 1 मई तो आ ही गया, ठीक है। तो लगभग 30 दिन के अंदर गंगानगर से शुरू किया इन्होंने और यह जयपुर में लाकर के खत्म किया। समाप्ति श्री गंगानगर में बुद्ध पूर्णिमा पर इसकी समाप्ति हुई थी भाई, ठीक है। तो ये ध्यान में रखें, श्री गंगानगर 1 मई जयपुर को इसका प्रोग्राम हुआ और श्री गंगानगर में बुद्ध पूर्णिमा पर इसकी समाप्ति हुई। जिला मुख्यालय कितने कवर किए भाई? इन्होंने 33 जिला मुख्यालय को इन्होंने कवर किया था। तो ये आपको ध्यान में रखना है। कुल मिला के याद रखना है कि उस यात्रा का नाम क्या है, ठीक है। यात्रा का नाम याद रखना, यात्रा का नाम क्या है? शगुनी है, ये ध्यान में रखे भाई, ठीक है। उसके बाद देखो ऑपरेशन सिंदूर पाठ्यक्रम में शामिल कर दिया और ऐसा करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य है। देश का पहला हाई स्पीड रेलवे टेस्ट ट्रैक, देश का पहला पूरे भारत का पहला हाई स्पीड रेलवे टेस्ट ट्रैक कौन सा बनेगा? तो जयपुर जोधपुर जो रेल मार्ग है उसके मध्य 64 किलोमीटर का जो क्षेत्र है वो बनेगा एम्स जोधपुर और एम्स भोपाल के मध्य क्या हुआ? एमओयू हुआ है कैंसर की पहचान और रोकथाम के लिए। एम्स जोधपुर और एम्स भोपाल के मध्य एक एमओयू हुआ है कैंसर की पहचान और रोकथाम के लिए। तो ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में देखो सुनहरी सिंध 2.0 कार्यक्रम, कौन सा भाई? कार्यक्रम का नाम क्या? सुनहरी सिंध 2.0 कार्यक्रम। 1 मई 2025 को ठाणे यानी ठाणे के अंदर उपवन झील के पास में सुनहरी सिंध 2.0 कार्यक्रम हुआ। आयोजन कौन था? फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन ऑफ सिंधी। प्रमुख अतिथि राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी वहां पर गए थे ठाणे के अंदर। तो पूछा तो यह जाएगा कि जो आपके सुनहरी सिंध 2.0 कार्यक्रम है उसके अंतर्गत राजस्थान के तरफ से कौन शामिल हुआ है, कौन मुख्य अतिथि या प्रमुख अतिथि बन के गए हैं? तो वो विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी वहां पर गए थे। मुख्य आकर्षण वहां का क्या था? मोहनजोदड़ो का स्वर्ण युग, 1947 का विभाजन, डॉक्टर हेमू कालानी और संत कंवर राम पर झलकिया है, ये यहाँ का मुख्य आकर्षण थे। फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन ऑफ सिंधी ने इसका आयोजन किया था और सुनहरी सिंध 2.0 इसका नाम है और 1 मई को ठाणे उपवन झील के पास में इसका आयोजन किया गया था। तो ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में ऑपरेशन अभ्यास क्या? ये भी एक मॉक ड्रिल है जो 7 मई को हुआ था। पहलगाम आतंकी के हमले के बाद पाकिस्तान के साथ में तनावपूर्ण स्थिति हुई थी, उसके बाद में ऑपरेशन अभ्यास हुआ था, एक मॉक ड्रिल थी, ठीक है। ऑपरेशन अभ्यास एक मॉक ड्रिल थी 7 मई को और दूसरी मॉक ड्रिल कौन सी हुई थी? आपके हुई थी ऑपरेशन शील्ड, वो 30-31 मई को हुई थी। तो ऑपरेशन अभ्यास पहली थी और उसके बाद में आपको दूसरी याद रखनी है ऑपरेशन याद रखनी है शील्ड, ठीक है। दूसरी याद रखनी है ऑपरेशन शील्ड और
ऑपरेशन अभ्यास, दो याद रखना है, ऑपरेशन अभ्यास और ऑपरेशन शील्ड, ये ऑपरेशन सिंदूर से संबंधित है। महाराव शेखाजी का 537वां निर्वाण दिवस, ये भी याद रखना है भाई। 300वीं जयंती अहिल्याबाई होलकर की थी और 859वीं जयंती आपके पृथ्वीराज चौहान की थी। और ये याद रखें महाराव शेखाजी का आपके 537वां निर्वाण दिवस, ये शेखावटी के संस्थापक रहे हैं और नारी सम्मान हेतु इन्होंने बलिदान दिया था और शेखावटी के संस्थापक ये रहे हैं, यानी महाराव शेखाजी का 537वां निर्वाण दिवस। उसके बाद में बात करें ब्रिज महादुरी शर्मा, ये विधि सलाहकार बनी है, यानी राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी के अंदर हाल ही में विधि सलाहकार किसको बनाया है? ब्रिज महादुरी शर्मा को विधि सलाहकार बनाया है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस आप सभी को पता है 22 मई को है वो मनाया जाता है। और इस बार अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता का राष्ट्रीय स्तरीय कार्यक्रम कहाँ हुआ है? मैंने आपको पहले ही बताया था, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। कहाँ पर हुआ है? उदयपुर के अंदर 22 मई 2025 को इसका राष्ट्रीय स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन हुआ था। सहयोगी संस्था कौन सी है? पर्यावरण मंत्रालय है, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण है, राजस्थान वन विभाग है और राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड है। उसके बाद में देखो एआई आधारित चिकित्सा सेवाओं की मॉनिटरिंग, देश का ऐसा करने वाला राजस्थान क्या है? पहला राज्य है भाई, याद रख लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट है। एआई आधारित चिकित्सा सेवाओं की मॉनिटरिंग करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य है। डू गुड अवार्ड दैनिक भास्कर, डू गुड अवार्ड 2025 दैनिक भास्कर है। यहाँ पर जो 3 सिल्वर अवार्ड दिए गए थे, यहाँ पर 3 सिल्वर अवार्ड दिए गए थे। एक पेड़ एक जिंदगी CSR कैटेगरी में, मिट्टी के गणेश क्लाइमेट चेंज और पर्यावरण संरक्षण कैटेगरी का, और सार्थक दीपावली बेस्ट यूज ऑफ आपके स्टोरी टेलिंग, यानी मिट्टी के गणेश, सार्थक दीपावली और एक पेड़ एक जिंदगी, इन तीनों को आपके 3 सिल्वर अवार्ड मिले हैं डू गुड अवार्ड 2025 दैनिक भास्कर वाला। ठीक है। उसके बाद में देखो गोडावण संरक्षण कृत्रिम गर्भाधान से वर्दी, जन्म तिथियां 19 से 23 से 27 और 1 मई। कुल 4 नए चूजे, अब चूजों की संख्या कितनी हो चुकी है? आपके 59 हो चुकी है भाई। कितनी हो चुकी है? 50। अब संख्या आपके 59 हो चुकी है। 4 नए चूजों को जन्म दिया गया। ठीक है, कब? 19, 23, 27, 1 को। स्थान शम और रामदेवरा ब्रीडिंग सेंटर्स के अंदर, इसका स्थान है भाई। ठीक है, यहाँ पर इनको जन्म दिया गया था। उसके बाद में देखो एनपीके नैनो उर्वरक अमेरिकी पेटेंट, डॉक्टर रमेश रलिया, याद रख लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट है। मैंने आपको पहले भी कहा था, इनको याद रखना है भाई। डॉक्टर रमेश रलिया जोधपुर मूल के हैं और डॉक्टर प्रीतम विश्वास, इनको कौन सा मिला भाई? एनपीके नैनो उर्वरक का आपके अमेरिकी पेटेंट इनको मिला है। विशेषता क्या है? नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम की कुशल डिलीवरी। और उसके बाद में डॉक्टर रमेश रलिया की रिसर्च से भारत ने दुनिया में पहला तरल नैनो यूरिया लॉन्च किया भाई। तो ये भी याद रखें, भारत ने दुनिया में पहला तरल नैनो यूरिया लॉन्च किया है, ये याद रखें, मोस्ट इंपोर्टेंट है। और एनपीके नैनो उर्वरक है, ये भी इंपोर्टेंट है, तो इनको भी पेटेंट मिला है। और रमेश रलिया ने भारत ने दुनिया का पहला तरल नैनो यूरिया लॉन्च किया भाई। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में देखो डेनमार्क और राजस्थान सहयोग, शहरी जल सेक्टर डेवलपमेंट और सरस्वती नदी पुनरुद्धार, ये याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है। शहरी जल सेक्टर डेवलपमेंट और सरस्वती नदी पुनरुद्धार के लिए किस देश की सहायता है वो ली जाएगी? डेनमार्क की सहायता ली जाएगी। इंपॉर्टेंट है, याद रखें, ये भी मैं आपको करवा चुका हूँ एमसीक्यूज के अंदर, ये भी मैं करवा चुका हूँ, ये आपके इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, डेनमार्क राजस्थान सहयोग हुआ, शहरी जल सेक्टर डेवलपमेंट और सरस्वती नदी पुनरुद्धार। उसके बाद में राकेश विष्णु पर्वतारोही है, बीकानेर निवासी है, इनका हाल ही में निधन हो गया है। ये आपके माउंट लेहा से नेपाल यहाँ पर सफलतापूर्वक चढ़ गए थे, लेकिन उतरते समय यहाँ पर इनका क्या है? निधन हो गया। माउंट लेहा से नेपाल, राकेश विष्णु पर्वतारोही है ये। उसके बाद में देखो राजस्थान का पहला स्काउट गाइड एडवेंचर पार्क कहाँ खोला जा रहा है? वहां आपको खोला जाएगा श्री गंगानगर के अंदर। शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने इसकी घोषणा की है कि राजस्थान का पहला स्काउट गाइड एडवेंचर पार्क गंगानगर, याद रख लेना, श्री गंगानगर याद रख लेना भाई। ठीक है, कृषि संकल्प अभियान 29 मई 2025 को, याद रख लेना डेट। कृषि मंत्रालय भारत सरकार, याद रख लेना। राज्य स्तरीय शुभारंभ हुआ था ग्राम पंचायत रलावता अजमेर से, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। कृषि संकल्प अभियान 29 मई 2025 को शुरू हुआ कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा, और राज्य स्तरीय इसका शुभारंभ कहाँ से हुआ? ग्राम पंचायत रलावता से हुआ, ये याद रखें। ग्राम पंचायत रलावता अजमेर की है, याद रखें। उद्देश्य क्या है? किसानों की समृद्धि और कृषि नवाचार। उद्देश्य क्या है? किसानों की समृद्धि और कृषि नवाचार। उसके बाद में देखो जल स्वावलंबन पंखवाड़ा। ठीक है, जल स्वावलंबन पंखवाड़ा याद रखना, 5 से 20 जून 2025 को जल संरक्षण
जल संरक्षण को जन आंदोलन बनाना, यानी जल स्वावलंबन पंखवाड़ा कब मनाया गया, याद रख लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट है 5 से 20 जून। प्रश्न आएगा कि जल स्वावलंबन पंखवाड़ा कब मनाया गया, तो आप कहोगे सर 5 से 20 जून को मनाया गया। उद्देश्य क्या था पंखवाड़ा मनाने का, तो जल संरक्षण को जल आंदोलन बनाना इसका उद्देश्य है, और ये मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के निर्देश पर यह मनाया गया था। इसके बाद में यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष कौन सा, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025, इसके लिए राज्य स्तरीय समिति का गठन किया गया था। और उस समिति का अध्यक्ष किसको बनाया था, तो अध्यक्ष आपके उस समिति का अध्यक्ष मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा है, ये ध्यान में रखें। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 राज्य स्तरीय समिति का अध्यक्ष कौन है, मुख्यमंत्री डॉक्टर भजनलाल शर्मा, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है, ठीक है। और उसके बाद में देखो उद्देश्य क्या है, राज्य स्तरीय गतिविधियों का सफल क्रियान्वयन करना इसका उद्देश्य है। उसके बाद में संत आत्माराम लक्ष्य पैनोरमा, ये याद रखना कि आत्माराम लक्ष्य पैनोरमा कहां पर, बिरला सभागार जयपुर के अंदर बनाया गया था, मुख्यमंत्री द्वारा इसकी घोषणा की गई थी। और अखिल भारतीय रेगर महासभा सम्मेलन के अंदर, अखिल भारतीय रेगर महासभा सम्मेलन के अंदर मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी कि संत आत्माराम लक्ष्य पैनोरमा बनाएंगे, और ये आपका बिरला सभागार जयपुर के अंदर बनाया गया, तो ये याद रखें। उसके बाद में जयपुर और रूस के मध्य एमओयू हुआ है। जयपुर ग्रेटर नगर निगम की जो मेयर है सौम्या गुर्जर, और रूस के शेवरोन की शहर यानी उसकी प्रमुख कौन है, इगोर वी आर्सटेयोव के बीच में समझौता हुआ है। तो याद रखना रूस और जयपुर के मध्य समझौता हुआ है। आपके जयपुर के तरफ से कौन, सौम्या गुर्जर है, ये ध्यान में रख लेना। समझौता किससे रिलेटेड हुआ है, तो शिक्षा, पर्यटन, संस्कृति और शहरी विकास में योगदान से रिलेटेड हुआ है। उसके बाद में देखो शहीद सुरेंद्र कुमार मोगा, ये आपके मेडिकल असिस्टेंट सार्जेंट थे झुंझुनू से संबंधित, और ये क्या है, शहीद हो गई। तो शहीद सुरेंद्र कुमार मोगा मेडिकल असिस्टेंट सार्जेंट थे, मेहरादासी मंडावा झुंझुनू से संबंधित है। माँ भारती की रक्षा में ये क्या है, शहादत इन्होंने अपना ली। उसके बाद में देखो एसएनए स्पर्श प्रणाली, ये याद रखना है कि भारत सरकार की प्रणाली है ये, केंद्रीय योजनाओं का जो फंड राज्य सरकार को मिल रहा है उसकी रियल टाइम मॉनिटरिंग करना। क्या है एसएनए स्पर्श प्रणाली, क्या है भाई, एसएनए स्पर्श प्रणाली है कि भारत सरकार की जो केंद्रीय योजनाओं का फंड राज्यों को मिलता है उसकी रियल टाइम में ट्रांसफर होना चाहिए। क्या होना चाहिए भाई, रियल टाइम में वो ट्रांसफर हो रहा कि नहीं हो रहा, उसकी मॉनिटरिंग वगैरह करनी है। और राजस्थान इस प्रणाली में क्या है, राजस्थान इस प्रणाली के अंदर अग्रणी है, यानी एसएनए स्पर्श प्रणाली के अंदर राजस्थान अग्रणी है। जस्ट इन टाइम आधार पर आरबीआई के माध्यम से भुगतान और एक मुश्त राशि की आवश्यकता यहां पर नहीं होती है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में महाराणा प्रताप की जयंती, महाराणा प्रताप की कौन सी भी जयंती थी, 485वीं जयंती थी। कौन सी जयंती थी भाई, 485वीं जयंती थी, याद रख लेना। महाराणा प्रताप की जयंती 485वीं थी, अहिल्याबाई होलकर की 300वीं थी भाई, ठीक है। तो ये दोनों चीजें याद रखनी है, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा पृथ्वीराज वाली भी आई थी और वो भी याद रखनी है। उसके बाद में 810 मेगावाट, 810 मेगावाट ये भी आरपीएससी के अंदर आया था, आरपीएससी के अंदर आया था एनालिस्ट वाले पेपर के अंदर, ठीक है। 810 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजना एनएलसी इंडिया रिन्यूएबल लिमिटेड और राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के बीच में एमओयू हुआ था, और 810 मेगावाट का कहां पर, आपके पुगल बीकानेर के अंदर, याद रख लेना, पुगल बीकानेर के अंदर याद रख लेना, ठीक है। यहां पर सौर पार्क बनाया जाएगा 810 मेगावाट का। ये आरपीएससी ने पूछ लिया था, किस में पूछ लिया था, आपके एनालिस्ट वाला जो पेपर था उसके अंदर पूछ लिया था भाई, ठीक है। उसके बाद में देखो कृषक उपहार योजना, कृषक उपहार योजना कृषि विपणन विभाग द्वारा राज्य स्तरीय ऑनलाइन लॉटरी। कृषक उपहार योजना के अंतर्गत क्या है, कृषि विपणन विभाग द्वारा राज्य स्तरीय ऑनलाइन लॉटरी है वो निकाली जाएगी। प्रथम पुरस्कार निकाली गई थी, प्रथम पुरस्कार मिला था इसको 2.5 लाख रुपए दिए गए थे किसान गोलू को। किसको दिए थे भाई, किसान गोलू को दिए थे। कोटा कृषि उपज मंडी से संबंधित है ये किसान गोलू, इनको 2.5 लाख रुपए का प्रथम पुरस्कार दिया गया था कृषक उपहार योजना के अंतर्गत। उसके बाद में बर्तन बैंक हमने पढ़ लिया भाई, आमलरी ग्राम पंचायत के अंदर सिरोही के अंदर अब जो है बर्तन बैंक का शुभारंभ किया गया था। स्वच्छ भारत मिशन योजना के अंतर्गत शुभारंभ ओटाराम देवासी राज्य मंत्री ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज के जो राज्य मंत्री ओटाराम देवासी उन्होंने शुभारंभ किया था, और आमलरी ग्राम पंचायत सिरोही के अंदर इनका शुभारंभ हुआ था भाई। उसके बाद में देखो अगला आपके फिलिप थॉमस, कौन है भाई, अगला फिलिप थॉमस एयर मार्शल है, मूल स्थान इनका कौन सा, जोधपुर है। मिग 21 बाइसन के ये पायलट रह चुके हैं। स्पेशल प्रमोशन बोर्ड और केंद्र की मंजूरी से एयर वाइस मार्शल से आपके एयर मार्शल पर इनको पदोन्नति मिल गई, यानी एयर वाइस मार्शल से अब ये क्या बन गया, एयर मार्शल बन गई। कौन, फिलिप थॉमस। तो फिलिप थॉमस क्या बन गए, अब एयर मार्शल बन गई। मूल स्थान कौन सा इनका, जोधपुर है भाई। मिग 21 बाइसन के पायलट रह चुके हैं।
उसके बाद में देखो महंगाई भत्ता के अंदर वृद्धि हो गई, राज्य कर्मचारियों का 5वां वेतनमान प्लस 11% वृद्धि और छठा वेतनमान प्लस 6% वृद्धि है। उसके बाद में देखो एनएलयू जोधपुर और आईआईएसडी के मध्य एमओयू हुआ, यानी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट और एनएलयू के मध्य क्या हुआ, एमओयू हुआ है। किस लिए, सतत विकास हेतु कानूनी शोध करना, नीति वकालत और क्षमता निर्माण में सहयोग करना। किससे रिलेटेड है, सतत विकास से रिलेटेड है, यानी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट और आपके नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की बात करें एनएलयू जोधपुर, इनके मध्य एमओयू हुआ है भाई। उसके बाद में आप देखें धर्मवीर चौधरी, इन्होंने रजत पदक जीता है। ये मूल रूप से टोंक निवासी, पूछा जाता है धर्मवीर चौधरी का संबंध किस जिले से है, टोंक जिले से है। इनका संबंध किस खेल से है, तो ये एथलेटिक्स है और इनको रजत पदक मिला है। 26वीं एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहाँ हुई थी, दक्षिण कोरिया के अंदर हुई थी। यहाँ पर इन्होंने 4x400 मीटर रिले रेस के अंदर रजत पदक है वो प्राप्त किया है, यानी 4x400 मीटर रिले रेस में रजत पदक प्राप्त किया है। 26वीं एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप दक्षिण कोरिया के अंतर्गत टोंक और टोंक निवासी, ठीक है, कौन सा, टोंक निवासी की यदि बात करें, टोंक निवासी है तो इनकी बात करें धर्मवीर चौधरी है, याद रखें आप। यहां पर जो है अपना, यहां पर अपना कंप्लीट होता है राजस्थान करंट अफेयर, मई 2025 से वो कंप्लीट होता है। हमने अभी तक यदि बात करें, तो आपके जनवरी हमने पढ़ लिया, और उसके बाद में फरवरी भी हमने पढ़ लिया, मार्च हमने पढ़ लिया, उसके बाद में अप्रैल हमने पढ़ लिया और अब हमने मई पढ़ लिया, यानी हमने टोटल 5 माह का जो करंट अफेयर है वो हमने पढ़ लिया है। और हमारी जो बुक है उसके अंदर से हमने सारी चीज़ें पढ़ ली है, आपको एकदम प्रिंटेबल फॉर्म में उपलब्ध करवा रखी है। तो ऐप है, ऐप से इसको डाउनलोड करके प्रिंट करवा ले और वहाँ से जो है आप इसको पढ़ ले। इसके अलावा हमने एमसीक्यूज करवाए थे, हमने क्या करवाए, हमने एमसीक्यूज करवाए थे, वो हमने करवाए थे दिसंबर से, जो अपने हमारे हमेशा हूबहू छपते हैं भाई, ठीक है। दिसंबर जनवरी से लेकर के हमने जून तक करवा दिए और अब जुलाई का बाकी है, तो जुलाई का मैं आपको कल या परसों करवा दूंगा, ठीक है, यानी कल करवा दूंगा एमसीक्यूज जुलाई का। तो आपके दिसंबर से जुलाई तक के कंप्लीट एमसीक्यूज हो जाएंगे और थ्योरी भी आपके मई तो हो ही गई है, तो जून और जुलाई 2 और बचे, तो वो 2 भी अगले 2 दिन के अंदर हो जाएगी। तो अगले 2 दिन के अंदर राजस्थान करंट अफेयर आपकी बुक कंप्लीट हो जाएगी, प्लस एमसीक्यूज सारे कंप्लीट हो चुके हैं। नेशनल करंट अफेयर अपना ऑलरेडी कंप्लीट है, जून तक हम ऑलरेडी इसको कंप्लीट कर चुके हैं, थोड़ा उसका बच्चा वो करवा दूंगा। उसके बाद में 4th ग्रेड के लिए एक जो है आपके राजस्थान करंट अफेयर की स्पेशल क्लास लेके आऊंगा मैं, जिसके अंदर ये भी चीजें शामिल रहेगी। इसके अलावा कुछ और नई जो चीजें 2-4 और बची होगी जो इंपॉर्टेंट होगी, उन चीजों को मैं शामिल करके एक राजस्थान करंट अफेयर की मैराथन जो है 4th ग्रेड के लिए वो क्लास मैं आपके लिए लेके आऊंगा, बेहद शानदार। उससे भी खूब प्रश्न आएंगे और यहाँ से भी है वो खूब प्रश्न आएंगे, आपका प्रश्न एक भी यहाँ से बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। धन्यवाद।